डिस्क्लेमर और वार्निंग। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी के सभी पात्र, जातियां और घटनाएं बनावटी हैं। यदि ये किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से मिलती है तो इसे मात्र एक संयोग माना जाएगा। वार्निंग, इस कहानी को ज़्यादा सुनने से आपको इसकी लत लग सकती है, इसलिए इसे अपने जोखिम पर और ध्यान से सुनें। क्या आप इस कहानी के अगले एपिसोड्स जल्दी देखना चाहते हैं? तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर सकें। अध्याय 151 स्वर्ग संख्या 1। मैडम, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं। मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। नौकरी से निकाले जाने की बात सुनकर मैनेजर खन्ना धड़ाम से ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। दीक्षित ग्रुप में वह एक मैनेजर था जिसकी सैलरी लाखों में थी। ऊपरी कमाई मिलाकर वह महीने के कई लाख बना लेता था और उसका रसूख किसी रईस से कम नहीं था। पर दीक्षा का यह फैसला उसके लिए सामाजिक मृत्यु जैसा था। जिस आदमी को दीक्षित ग्रुप निकाल दे उसे पूरे वाराणसी या उत्तर प्रदेश की कोई बड़ी कंपनी नौकरी नहीं देगी। ऊपर से कार के लोन और घर की किश्तें, उसका भविष्य अंधकार में हो गया था। पर दीक्षा टस से मज नहीं हुई। अर्जुन ने कल ही उसके दादाजी को नया जीवन दिया था और वह समझ नहीं पा रही थी कि उनका शुक्रिया कैसे अदा करे। और आज अर्जुन एक ग्राहक बनकर उसके ऑफिस आए और मैनेजर ने उनका अपमान कर दिया। दीक्षा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मुझे अपनी बात दूसरी बार न कहनी पड़े, गार्ड्स, दीक्षा ने चिल्लाकर कहा। सिक्योरिटी चीफ, जो मैनेजर खन्ना की बदतमीजियों से पहले ही परेशान था, तुरंत आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। खुद को फंसा देख मैनेजर खन्ना आखिरी कोशिश करने लगा। वह रेंगता हुआ स्काई के पास गया और उसे पागलों की तरह पीटने लगा। फिर वह अर्जुन के पास आया और अपने गालों पर खुद तमाचे मारने लगा, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। मैडम से कहिए कि मुझे माफ़ कर दें, मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। अंजलि ने अर्जुन की आस्तीन धीरे से खींची। उसका कोमल दिल ये सब देखकर पिघल गया था। भले ही मैनेजर ने बदतमीजी की थी, पर उसे इस तरह गिड़गिड़ाते देख उसे तरस आ गया। गलती की है तो भुगतना भी पड़ेगा, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा। चीफ ने इशारा किया और गार्ड्स मैनेजर खन्ना और स्काई को घसीटते हुए बाहर ले गए। डॉक्टर साहब, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, दीक्षा ने अर्जुन के पास आकर माफ़ी मांगी। अर्जुन मुस्कुराया और अंजलि की गोद से अमायरा को लेते हुए बोला, कोई बात नहीं। आप फैसले लेने में बहुत तेज़ हैं। क्या ये आपकी पत्नी और बेटी हैं? दीक्षा ने अंजलि की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने गर्व और प्यार से सिर हिलाया। अंजलि जी, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, दीक्षा ने दिल से तारीफ की। सिर्फ डॉक्टर अर्जुन जैसा व्यक्ति ही आपका दिल जीत सकता था। शुक्रिया, अंजलि ने शालीनता से जवाब दिया। दीक्षा ने सेल्सगर्ल से कहा, जाओ, स्वर्ग संख्या 1 की चाबियां लेकर आओ। सेल्सगर्ल भागती हुई ऑफिस की तरफ गई। दीक्षा ने अर्जुन से कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपको इस प्रोजेक्ट का सबसे बेहतरीन घर दिखाती हूँ। दीक्षा जी, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने एक फ्लैट पसंद कर लिया है और हम बस पेपर्स साइन करने वाले थे, अर्जुन ने सहजता से कहा। फ्लैट इन बिल्डिंगों में? दीक्षा ने मॉडल की तरफ देखकर भौहें सिकुड़ी। ये कैसे संभव है? आप जैसा व्यक्तित्व और इन साधारण फ्लैटों में रहेगा? सिर्फ रहने के लिए एक छत ही तो चाहिए, अर्जुन ने दार्शनिक अंदाज में कहा। तब तक सेल्सगर्ल चाबियां और गोल्फ कार्ट लेकर आ गई थी। दीक्षा ने अर्जुन की एक न सुनी और ज़बरदस्ती अंजलि का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी हाई राइज बिल्डिंगों को छोड़कर अपार्टमेंट के विला सेक्शन की ओर चल पड़ी। फ्यूचर हाइट्स को दीक्षित ग्रुप ने बहुत निवेश के साथ बनाया था। इस पूरे इलाके को 3 हिस्सों में बांटा गया था, हाई राइज, विला और लैंडस्केप एरिया। हाई राइज में वे फ्लैट थे जिन्हें अर्जुन देख रहा था, जिनकी कीमत ही लाखों में थी। पर विला सेक्शन उससे कहीं ज़्यादा आलीशान था। विला सेक्शन की सड़कें दुनिया के मशहूर डिज़ाइनर्स ने बनाई थीं और वहाँ हर पत्थर की नक्काशी किसी कलाकार का मास्टरपीस थी। यह इलाका इतना खास था कि यहाँ घर खरीदने के लिए सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं था, समाज में आपका रुतबा होना भी ज़रूरी था। गाड़ी विला सेक्शन के सबसे आखिरी छोर पर एक महल जैसे दिखने वाले विला के सामने रुकी। उसे देखकर अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गई। वाह, कितना सुंदर है, अमायरा ने तालियां बजाते हुए कहा। बेटा, क्या तुम्हें यहाँ रहना पसंद है? दीक्षा ने प्यार से पूछा। अमायरा ने ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाया। हाँ, तो आज से तुम यहीं रहोगी। अमायरा ने जवाब नहीं दिया बल्कि अर्जुन और अंजलि की तरफ देखा। दीक्षा उसकी समझदारी देखकर दंग रह गई। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी बहुत संस्कारी है, आइए अंदर चलकर देखते हैं, दीक्षा ने कहा। पर अर्जुन अपनी जगह से नहीं हिला। उसने पास खड़ी सेल्सगर्ल से पूछा, यहाँ प्रति वर्ग मीटर की कीमत क्या है? सेल्सगर्ल ने दीक्षा की अनुमति पाकर पेशेवर अंदाज में जवाब दिया, सर, यहाँ की कीमत 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इस हेवन नंबर 1 विला का कुल क्षेत्रफल 1188 वर्ग मीटर है, बगीचे और पूल को मिलाकर।
इस विला की कुल कीमत 170 करोड़ रुपए है, जो आपके रुतबे के बिल्कुल अनुकूल है, दीक्षा ने मुस्कुराकर कहा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। क्या आपको पसंद नहीं आया? दीक्षा ने अचरज से पूछा। अर्जुन ने दोबारा सिर हिलाया और बोला, ये बहुत महंगा है। दीक्षा खिलखिलाकर हंस पड़ी। डॉक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये कीमत तो दूसरों के लिए है। यह विला मेरे दादाजी की तरफ से आपको एक छोटा सा उपहार है। उपहार? अंजलि के होश उड़ गए। औषधालय के उद्घाटन पर करोड़ों के गिफ्ट्स मिलना तो उससे समझ आया था, पर 170 करोड़ का विला उपहार में किसे यकीन होगा? डॉक्टर साहब, मेरे दादाजी की जान के सामने इस विला की कोई कीमत नहीं है। मैं कल से ही सोच रही थी कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये तो बस भगवान को फूल चढ़ाने जैसा है, दीक्षा ने विनम्रता से कहा। अध्याय 152 राजधानी का सिख खानदान। दीक्षा जी, ये बहुत कीमती है। अंजलि हिचकिचाए और फिर अर्जुन की ओर देखा, जैसे अंतिम फैसला उसी पर छोड़ रही हो। दीक्षा समझ गई कि असली बागडोर अर्जुन के हाथ में है। वह मुस्कुराई और बोली, डॉक्टर साहब, पहले अंदर चलकर देख तो लीजिए, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया और अंजलि का हाथ थामकर बोला, चलो पहले देख लेते हैं। सेल्सगर्ल ने आगे बढ़कर विला का मुख्य दरवाज़ा एक कार्ड से खोला। सर, विला नंबर 1 का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह ऑटोमेटिक है। ये कार्ड सिर्फ अभी के लिए है, बाद में आपकी आंखों की पुतली और उंगलियों के निशान ही इसकी चाबी होंगे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, अंजलि और अमायरा के मुंह खुले के खुले रह गए। यहाँ तक कि अर्जुन भी एक पल के लिए इस आलीशान सजावट को देखकर ठिठक गया। स्वर्ग संख्या 1 वाकई अपने नाम के साथ न्याय कर रहा था। हॉल इतना भव्य था कि उसकी ऊंची दीवारें और नर्म कालीन किसी महल का एहसास कराते थे। गलियारों में लगी पेंटिंग्स ऐसी थीं जैसे वे आपकी रूह को पढ़ रही हों। पूरे इंटीरियर में सुनहरा रंग मुख्य था, जो विला को रहस्यमय और राजसी आभा दे रहा था। मेहराबदार खिड़कियां, पत्थर की बारीकी और छत की बनावट, सब कुछ आधुनिक होने के साथ साथ शाश्वत भी था। दीक्षा उनके चेहरे के भाव देखकर संतुष्ट थी। यह विला कभी बेचने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे भविष्य में किसी बहुत बड़े रसूखदार व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए सुरक्षित रखा गया था। पर अर्जुन से बेहतर व्यक्ति और कौन हो सकता था? दीक्षित साहब की जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। डॉक्टर साहब, क्या आप संतुष्ट हैं? दीक्षा ने पूछा। अर्जुन मुड़ा, दीक्षा की आंखों में झांका और सपाट लहजे में बोला, इतना बड़ा तोहफा, अपनी शर्त बताओ। दीक्षा दंग रह गई। डॉक्टर साहब, आप वाकई असाधारण व्यक्ति हैं। उसने अपनी बात जारी रखी, कल आपने मेरे दादाजी को उस जहर से बचाया। हमारा दीक्षित परिवार दुश्मनों से आमने सामने लड़ने से नहीं डरता, पर इन गुप्त साजिशों के आगे हम बेबस हैं। मेरी बस इतनी विनती है कि भविष्य में अगर मेरे परिवार पर ऐसा कोई संकट आए तो आप हमारी ढाल बने। अर्जुन कुछ देर शांत रहा, फिर उसने अंजलि और अमायरा की ओर देखा। क्या तुम्हें ये घर पसंद है? ये बहुत महंगा है अर्जुन, अंजलि ने अपने होंठ काटते हुए कहा। पर अमायरा की चमकती आंखों ने अर्जुन को सब समझा दिया। अर्जुन ने दीक्षा की ओर मुड़कर कहा, अगर तुम्हारे परिवार ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है और कोई बाहरी साजिश रच रहा है, तो मैं दीक्षित परिवार की सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, हमारे खानदान ने कभी किसी का हक नहीं मारा। दीक्षा के चेहरे पर जीत की खुशी थी। वापसी के रास्ते में अर्जुन ने अपने पुराने घर को देखा और मुस्कुराकर बोला, इसके सामने अब ये घर बहुत छोटा लग रहा है, पर यह हमारा घर है अर्जुन। भले ही हम नए घर में चले जाएं, पर इस घर को बेचना मत, इसे अपनी यादों के लिए रखेंगे, अंजलि ने भावुक होकर कहा। यही तो अर्जुन पूरी तरह बदल गया था। घर और परिवार के मामले सुलझने के बाद अर्जुन अब पूरी तरह अपनी नई दवाओं के शोध में लग गया। पर अगले दिन एक छोटी सी घटना ने उसे बहुत भावुक कर दिया। आज अमायरा का नर्सरी स्कूल में पहला दिन था। जैसे ही टीचर ने अमायरा को अपनी गोद में लिया और स्कूल के अंदर ले जाने लगी, अर्जुन ने अचानक अंजलि से पूछा, अंजलि, क्या अमायरा को अब हमारी ज़रूरत कम होने लगेगी? अंजलि मुस्कुराई, कहते हैं बेटियां पिता का साया होती हैं। अभी तो वह सिर्फ स्कूल गई है और तुम इतने उदास हो। जब कल को उसकी शादी होगी और वह अपने ससुराल जाएगी, तब तुम्हारा क्या हाल होगा? अर्जुन की आंखें ठंडी पड़ गईं। अगर किसी भी बदनसीब ने मेरी बेटी को दुखी किया तो मैं उसे इस दुनिया में आने पर पछताने के लिए मजबूर कर दूंगा। अंजलि ने उसे चिढ़ाया, तुम तो अभी से विलेन बन रहे हो। मुझे लगता है इस घर में अब मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। तुम्हारी इज्जत हमेशा यहीं रहेगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर अपने दिल पर हाथ रखा। अंजलि जब अपने ऑफिस पहुंची तो उसकी मैनेजर छाया भागती हुई आई। मैडम, दिल्ली के सिख खानदान से कोई आपसे मिलने आया है। दिल्ली का सिख खानदान? कौन सा? अंजलि हैरान थी। मैडम, दिल्ली के 2 सबसे बड़े रसूखदार परिवारों में से एक, छाया ने घबराते हुए कहा। अंजलि ने सोचा, क्या वे बिजनेस पार्टनरशिप के लिए आए हैं? पर छाया के चेहरे का डर बता रहा था कि मामला कुछ और है। जब अंजलि रिसेप्शन रूम में पहुंची तो उसने सोफे पर एक रौबदार आदमी को देखा जो सिगार पीते हुए खिड़की के बाहर देख रहा था।
जैसे ही अंजलि अंदर आए, उस आदमी की नज़रों में एक पल के लिए अंजलि को पाने की चाहत दिखी, पर वह तुरंत गायब हो गई। वह आदमी उठा और घमंड से सिर उठाकर बोला, मैं आर्यन सिख हूँ, दिल्ली के सिख खानदान का दूसरा वारिस। नमस्ते, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अंजलि ने शालीनता से पूछा। हमारे खानदान की तीसरी पीढ़ी का प्रशिक्षण शुरू हो गया है, जिससे अगला उत्तराधिकारी चुना जाएगा, आर्यन ने बेरुखी से कहा। अंजलि ने भौहें सिकोड़ी, तो मुझे तुम्हारी ब्यूटी सीरम का फॉर्मूला चाहिए। अध्याय 153 खुल्लम खुल्ला लूट। मिस्टर सिख, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अंजलि का स्वर अब काफ़ी कड़ा हो गया था। किसी कंपनी में आकर उसके सबसे खास प्रोडक्ट का फॉर्मूला ऐसे मांगना जैसे कोई भीख मांग रहा हो, भले ही आप दिल्ली से हो, क्या ये बदतमीजी नहीं है? आर्यन सिख ने शांति से अंजलि को देखा और मुस्कुराया। अंजलि वाराणसी के एक मामूली मेहता परिवार की गोद ली हुई बेटी, जिसे कुछ महीनों पहले तक परिवार ने अपनाया भी नहीं था। तुम्हारा पति अर्जुन, जो कुछ महीनों पहले तक एक मामूली शराबी और जुआरी था, अचानक दिव्य वैद्य बन गया और उसने हुमायूंपुर में औषधालय खोल लिया। ये ब्यूटी सीरम तुम्हारे पति का ही फॉर्मूला है, सही कहा ना? आर्यन ने एक ही सांस में अंजलि और अर्जुन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अंजलि के माथे पर बल और गहरे हो गए। साफ था कि सिख खानदान का ये दूसरा वारिस किसी नेक इरादे से नहीं आया था। मिस्टर सिख, मुझे नहीं पता कि आप मेरी और मेरे पति की जासूसी क्यों कर रहे हैं, पर रूप निखार हमारी कंपनी का मुख्य आधार है। इसका फॉर्मूला किसी भी कीमत पर दूसरों को नहीं दिया जाएगा, अंजलि ने दृढ़ता से कहा। आर्यन उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। वह धीरे से बोला, शायद तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारा फॉर्मूला खरीदने नहीं आया हूँ। तो फिर आपका क्या मतलब है? मेरे पास फालतू की पहेलियां सुझाने का वक्त नहीं है। अंजलि को आर्यन के बात करने का लहजा और उसकी नज़रें दोनों ही बहुत ओछी लग रही थीं। मेरा मतलब यह है कि तुम ये फॉर्मूला मुझे भेंट करोगी, और उसके बाद तुम मेरे पास रहकर मेरी सेवा करोगी। अगर मैं खुश रहा तो तुम्हारी कंपनी क्वीन ऑफ ब्यूटी तुम्हारी ही रहेगी। आर्यन ने ऐसे कहा जैसे वह अंजलि पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। अंजलि का खून खौल उठा। मिस्टर सिख, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। छाया, मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाओ। इतना कहकर अंजलि मुड़ी और कमरे से बाहर जाने लगी। बिना किसी जान पहचान के फॉर्मूला मांगना और फिर ऐसी शर्मनाक शर्त रखना। क्या यह आदमी पागल है? ये व्यापार नहीं, डकैती है। अगर तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर नहीं हैं, तो कल दोपहर तक तुम्हारी कंपनी का वजूद खत्म हो जाएगा। यह मत समझना कि खन्ना परिवार तुम्हारे पीछे खड़ा है तो कोई तुम्हें छू नहीं सकता। मेरे सामने खन्ना परिवार महज एक चींटी के समान है। आर्यन ने जाती हुई अंजलि की पीठ पर अपने शब्दों के बाण छोड़े। जिद्दी है, मुझे ऐसी ही औरतों को झुकने में मजा आता है। ऑफिस पहुंचकर अंजलि बहुत गुस्से में थी। दिल्ली के सिख खानदान का वारिस होने का मतलब यह नहीं कि कोई कानून ही न हो। छाया कमरे में आए, उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। अंजलि दी, मुझे नहीं लगता कि आर्यन मजाक कर रहा है। मजाक हो या न हो, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगी, अंजलि ने गुस्से में कहा। छाया ने लंबी सांस ली और बोला, दीदी, दिल्ली के सिख खानदान की ताकत के बारे में मैंने सुना है। दिल्ली देश का सत्ता केंद्र है और वहाँ के दो सबसे बड़े सुपर फैमिली में से एक सिख परिवार है। इनकी पहुंच सेना से लेकर मंत्रालय तक है, और सुना है कि इनके यहाँ उत्तराधिकारी चुनने का एक ही नियम है, 1 साल के अंदर जो सबसे ज्यादा दौलत कमाएगा वही अगला मुखिया बनेगा। इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। पिछली बार जो मुखिया बना उसने दर्जनों कंपनियों को जबरदस्ती हड़प लिया था और एक छोटे परिवार को तो सिर्फ इसलिए तबाह कर दिया क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी थी। अंजलि सन रह गई। तबाह कर दिया? क्या कोई कानून नहीं है? सिख खानदान का रसूख बहुत गहरा है दीदी। क्या मैं अर्जुन भाई को बता दूं? छाया ने हिचकिचाते हुए पूछा। अंजलि ने डरते हुए भी सिर हिला दिया, नहीं, अभी उन्हें मत बताना। तुम उनका स्वभाव जानती हो, अगर उन्हें पता चला तो वे गुस्से में किसी की जान ले लेंगे। छाया बाहर निकली, पर उसे लगा कि अर्जुन को बताना जरूरी है। उसने चुपके से अर्जुन को फोन किया और पूरी बात बता दी। अर्जुन औषधालय में बैठा था। उसने छाया की बात सुनी और फोन रख दिया। उसने नंबर 3 और रक्षित को पास बुलाया। सिख खानदान के किसी आदमी ने अंजलि को परेशान किया है। वे रूप निखार का फॉर्मूला मांग रहे हैं, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। दिल्ली का सिख खानदान, वही जो हुमायूंपुर के पास अपनी पैतृक जमीन रखता है। रक्षित चौंक गया। नंबर 3 के माथे पर भी चिंता की लकीरें थीं। एक पूर्व कमांडो होने के नाते वह जानता था कि सिख खानदान कितना खतरनाक हो सकता है। मैं अभी दादाजी को फोन करता हूँ। रक्षित मुड़ा। वापस आओ। अर्जुन की आवाज़ में बिजली सी कड़क थी। तुम कब तक इतने भावुक रहोगे? हर बात में अपनों को क्यों घसीटना? अर्जुन ने नंबर 3 से कहा। नंबर 3, जाओ और सूरज और अमायरा को स्कूल से वापस ले आओ। माहौल ठीक नहीं है। उनके जाने के बाद अर्जुन ने चाय का एक घूंट भरा और खुद से बुदबुदाया, सिख खानदान क्या फिर से मुखिया चुनने का खूनी खेल शुरू हो गया है? इस बार उन्होंने गलत आदमी को निशाना बनाया है।
लगता है इस बार मुखिया की दौड़ में एक दावेदार कम होने वाला है। तभी रक्षित अपने पिता रघुनाथ के साथ अंदर आया। अर्जुन भाई, मुझे पता चला कि सिख खानदान ने हमारी बहू पर नजर डाली है। रघुनाथ की मूंछें गुस्से से फड़क रही थीं। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, आर्यन सिख कल दोपहर तक का वक्त दे गया है, तो फिर युद्ध होगा। उन्हें क्या लगता है वाराणसी उनका चरागाह है? रघुनाथ ने गरजते हुए कहा। अर्जुन भाई, बस आप हुक्म दीजिए। मेरे 3000 लड़ाके आपके एक इशारे पर जान देने को तैयार हैं। रक्षित अपने पिता के शब्दों में छिपे जोश और सम्मान को देखकर हैरान था। उसे लग रहा था कि उसके पिता अर्जुन को महज एक डॉक्टर नहीं बल्कि अपना सम्राट मान रहे हैं। अध्याय 154 महातैयारी। यति, इस पर्चे के अनुसार तुरंत दवाइयां तैयार करो। अर्जुन ने औषधालय की मेज पर एक नुस्खा लिखा और उसे यति की ओर बढ़ा दिया। यति ने पहली बार अर्जुन को इतना गंभीर देखा था। उसने बिना सवाल किए जड़ी बूटियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रघुनाथ, तुम सूरज, अमायरा और यति को अभी अपने साथ खन्ना निवास ले जाओ। अंजलि भी थोड़ी देर में वहीं पहुंच जाएगी। फिलहाल ये चारों वहीं रहेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम खुद इनकी सुरक्षा की निगरानी करो और किसी भी हाल में वहां से मत हिलना। खन्ना खानदान के उन 200 नौजवानों को चुनो जो कम से कम साधक स्तर से ऊपर हों। उन्हें तैयार रखो। अर्जुन ने रघुनाथ को कड़ा आदेश दिया। रघुनाथ व्याकुल होकर बोला, अर्जुन भाई, मैंने उन चारों और खन्ना परिवार की दूसरी पीढ़ी को पहाड़ी के पीछे वाले सुरक्षा गृह में भेज दिया है। वह जगह अभेद्य है, तंत्र मंत्र और मशीनों से सुरक्षित है। वहां घुसने के लिए किसी महायोद्धा को भी भारी कीमत चुकानी होगी। मुझे अपने साथ चलने दीजिए। मैं दुश्मनों से लोहा लेना चाहता हूं। बोलते समय रघुनाथ का कुर्ता बिना हवा के ही फड़कने लगा। रक्षित ने सालों बाद अपने पिता का ये रौद्र रूप देखा था। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तब उसके पिता ने अकेले 800 लड़ाकों का नेतृत्व किया था और एक भी दुश्मन जिंदा वापस नहीं गया था। रघुनाथ, सिख खानदान की हर पीढ़ी के साथ एक महायोद्धा साई की तरह चलता है। मैं अपनी अंजलि और बच्चों की सुरक्षा के लिए तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अर्जुन ने गंभीरता से कहा। रघुनाथ समझ गया कि ये लोग अर्जुन के लिए उसकी जान से भी बढ़कर हैं। उसने श्रद्धा से झुककर मुट्ठियां बांधी। आप निश्चिंत रहिए अर्जुन भाई, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं उन्हें खरोंच तक नहीं आएगी। यह आसान रहेगा तुम्हारा। अर्जुन ने मुस्कुराकर रघुनाथ का कंधा थपथपाया। अर्जुन के हाथों से निकलती ऊर्जा को महसूस कर रघुनाथ ने भारी मन से सिर हिलाया। भाई, आप मजाक कर रहे हैं। मुझे बस इस बात का दुख है कि मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ नहीं पाऊंगा। रघुनाथ, मैं जानता हूं कि तुम्हारी उम्र के अब महज 2 साल बचे हैं। ये 2 औषधियां लो और आज रात इनका सेवन करना। तुम्हारी साधना का स्तर एक पायदान और बढ़ जाएगा। अर्जुन ने जेब से एक सफ़ेद और एक काली शीशी निकालकर रघुनाथ को थमा दी। सफ़ेद वाली तुम्हारी आयु 10 साल बढ़ा देगी और काली वाली तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगी। पर तुम किस स्तर तक पहुंचोगे ये तुम्हारी किस्मत पर है। आखिर तुम हमारे गुरु से बहुत देर से मिले थे, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। रघुनाथ के हाथ कांपने लगे। भाई मैं। अर्जुन मुस्कुराया। हम एक ही उम्र के हैं, बच्चों के सामने भावुक होने की जरूरत नहीं है। दादाजी, क्या आपके पास वाकई सिर्फ 10 साल बचे हैं? रक्षित ने नम आंखों से पूछा। रघुनाथ ने रक्षित का कंधा थपथपाया। इसमें दुखी होने की क्या बात है? मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चला हूं। और देखो, तुम्हारे गुरु चाचा ने मुझे 10 साल और दे दिए हैं। बस तुम वफादारी से अपने भाई अर्जुन के साथ रहना और अपनी विद्या सुधारना, मुझे शांति मिल जाएगी। रक्षित ने संजीदगी से सिर हिलाया। एक खानदान की विरासत तभी आगे बढ़ती है जब बुजुर्ग नई पीढ़ी को मशाल सौंपता है। नंबर 3, रक्षित, तुम दोनों अंजलि की कंपनी जाओ और उसकी और छाया की सुरक्षा सुनिश्चित करो। मैं पीछे से आता हूं, अर्जुन ने निर्देश दिया। जी साहब। नंबर 3 और रक्षित तुरंत निकल गए। रघुनाथ, आओ मेरी मदद करो, मुझे विशेष औषधि तैयार करनी है। अर्जुन ने रघुनाथ को अंदर की लैब में बुलाया। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मेज पर छोटी छोटी कई शीशियां तैयार थीं। रघुनाथ, ये गोलियां उन 200 लड़ाकों में बांट देना। अगर सब ठीक रहा तो इनमें से भविष्य में कई महायोद्धा निकलेंगे, अर्जुन ने कहा। रघुनाथ के चेहरे पर पहले अचरज, फिर खुशी और अंत में कृतज्ञता के भाव आए। वह समझ गया कि अर्जुन खन्ना परिवार को कितनी बड़ी सौगात दे रहा है। इस युद्ध के बहाने अर्जुन खन्ना खानदान की अगली पीढ़ी को अपराजय बना रहा था। अर्जुन सबको लेकर खन्ना निवास पहुंचा। वहां मैदान में 200 चुनिंदा लड़ाके कतार में खड़े थे। अर्जुन ने मंच पर खड़े होकर उन गबरू जवानों को देखा। उनकी ताकत सराहनीय थी। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, तुम सब खन्ना खानदान की रीढ़ हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अवसर दे रहा हूं जो सदियों में किसी को मिलता है। उसने सबकी आंखों में झांककर अपनी आवाज में आंतरिक शक्ति भरी, जिससे हर शब्द किसी मंदिर के घंटे की तरह गूंजा। आज से तुम्हारा केवल एक ही गुरु है, एक ही नेता है, रक्षित। अगर किसी ने गद्दारी की या दोहरी चाल चली तो याद रखना, जिस हाथ से मैं तुम्हें ये वरदान दे रहा हूं उसी हाथ से मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। वहां खड़े लड़ाके दहल गए।
उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति कोई मामूली डॉक्टर नहीं बल्कि साक्षात काल है। उनके मन में एक ही बात बैठ गई, अब से रक्षित का हुक्म ही उनके लिए खुदा का हुक्म होगा। अध्याय 155 पार्किंग में तांडव। रघुनाथ मंच पर खड़े अर्जुन को देख रहा था। उसका दिल कृतज्ञता से भरा था। अर्जुन असल में रक्षित के लिए पूरे खानदान के सामने धाक जमा रहे थे। बड़े परिवारों में जब उत्तराधिकार की बात आती है तो भाइयों के बीच खूनी जंग छिड़ जाती है, और खन्ना परिवार भी इससे अलग नहीं था। अभी तो रघुनाथ जिंदा था, इसलिए कोई चू तक नहीं कर रहा था, पर उसके बाद क्या होगा। रक्षित के पिता बहुत नर्म स्वभाव के थे, इसीलिए रघुनाथ ने अपनी सारी साख दांव पर लगाकर रक्षित को अर्जुन के पास भेजा था। पहला, उसकी विद्या सुधारने के लिए, और दूसरा, उसे एक ऐसा संरक्षक देने के लिए जिसके नाम से दुनिया कान पे। रघुनाथ ने देखा कि रक्षित के कई चाचाओं के चेहरे अर्जुन के इस प्रदर्शन से उतरे हुए थे। अर्जुन ने सबको अमृत गोलियां बांटी और उन्हें ध्यान में बैठने को कहा। फिर उसने सबके सामने एक ऐसी चाल का प्रदर्शन किया जो धीमी दिखती थी पर बिजली जैसी तेज थी। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। यह उसके गुरु की स्वर्ण ड्रैगन चाल थी। अर्जुन गुरु की विरासत को अगली पीढ़ी में बांट रहे थे। उधर क्वीन ऑफ ब्यूटी कंपनी में अंजलि के ऑफिस में नंबर 3 और रक्षित चुपचाप खड़े थे। क्या अर्जुन कुछ ज्यादा ही सुरक्षा को लेकर परेशान नहीं हो रहे? अंजलि ने अपनी भौहें सिकुड़ी। भाभी, दिल्ली का सिख खानदान जो कहता है वो करता है, वे अंजाम की परवाह नहीं करते, रक्षित ने गंभीर होकर कहा। छाया ने भी अंजलि को समझाया कि अर्जुन की बात मानना ही बेहतर है। अंजलि ने सिर हिलाया, हालांकि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि दिन दहाड़े कोई ऐसा हमला कर सकता है। नंबर 3 एक पेशेवर रक्षक था। वह चुपचाप नीचे गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और रास्तों की बारीकी से जांच करने लगा। दोपहर में अंजलि को फैक्ट्री जाना था। नंबर 3 ने गाड़ी को पूरी तरह तैयार कर लिया था। खिड़कियों पर ऐसी फिल्म लगी थी कि बाहर से अंदर कुछ नहीं देखा जा सकता था। रक्षित और मैडम पीछे बैठे गए। छाया आप आगे, नंबर 3 ने सबको बिठाया। जैसे ही वे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाले थे, अचानक पूरी पार्किंग में एक धमाके जैसी आवाज़ गूंजी। धान्य, एसवीडी स्नाइपर, नंबर 3 फुसफुसाया। उसने तुरंत अंजलि और छाया को जमीन पर लिटा दिया। रेड फ्लैग गाड़ी का बायां टायर फट चुका था। धिक्कार है मुझ पर, मैं हथियार लाना कैसे भूल गया। रक्षित ने खुद को कोसा। एक योद्धा होने के नाते वह हथियारों को तुच्छ समझता था, पर आज उसे उनकी अहमियत समझ आई। एग्जिट के ऊपर वाला वेंटिलेशन डक्ट, नंबर 3 ने स्नाइपर की सटीक लोकेशन बताई। तभी पार्किंग के सन्नाटे में एक बर्फीली आवाज़ गूंजी, मैडम अंजलि, आर्यन साहब ने आपको चाय पर बुलाया है। नंबर 3 ने रक्षित को इशारा किया और अपनी कमर से एक ट्रायंगुलर मिलिट्री चाकू निकाला। उसने रक्षित से कहा, तुम अपनी ड्रैगन चाल से उन पर हमला करो, मैं स्नाइपर को देखता हूं। जैसे ही रक्षित ने चीते की तरह गाड़ी के पीछे से छलांग लगाई, सामने खड़े 3 सूट वाले गुंडे दंग रह गए। स्नाइपर ने दोबारा गोली चलाई, पर रक्षित इतना तेज था कि गोली उसके पीछे जमीन पर जा लगी। नंबर 3 ने मौका ताड़ा। वह ज़िग-ज़ैग भागते हुए अचानक मुड़ा और उसके हाथ से बिजली की तरह एक रोशनी निकली। वह खंजर सीधे स्नाइपर के माथे के बीचों बीच धंस गया। स्नाइपर वेंटिलेशन डक्ट से सीधे जमीन पर आ गिरा। उधर रक्षित उन तीनों गुंडों पर काल बनकर टूटा। उसकी षटकोण मार ने पलक झपकते ही उन्हें धूल चटा दी। वे गुंडे सदमे में थे। उन्हें लगा था कि ये मामूली बॉडीगार्ड हैं, पर ये तो असली योद्धा निकले। आर्यन साहब का अंदाज़ा सही था, अंजलि के पास वाकई माहिर लड़ाके हैं। अचानक एक काली मर्सिडीज का दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसकी एक आंख गायब थी और चेहरे पर कटे हुए के निशान उसे भयानक बना रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, नंबर 3 उसके सामने था और उसने एक जोरदार मुक्का मारा। अच्छे साधक हो, प्रहार में जान है। उस आदमी ने आसानी से नंबर 3 का वार बचाया और जोर से हंसा। बोलते बोलते उसने नंबर 3 के पेट में एक ऐसी लात मारी कि नंबर 3 उसे देख भी नहीं पाया। नंबर 3 दूर जाकर गिरा। नंबर 3, छाया चीख पड़ी। नंबर 3 ने गिरते समय खुद को संभाला और झटके से उठ खड़ा हुआ, पर उसने अपना पेट जोर से दबा रखा था। साफ था कि उसे गहरी अंदरूनी चोट आई है। वह हमलावर कोई मामूली गुंडा नहीं, बल्कि एक सिद्ध योद्धा था। अध्याय 156 संदेश लेकर वापस जाओ। उस अधेड़ उम्र के हमलावर ने अंजलि को नहीं, बल्कि छाया को घूरते हुए एक ऊंची हंसी हंसते हुए कहा, सोचा नहीं था कि आज एक के साथ एक फ्री मिलेगा। अंजलि का मज़ा तो आर्यन साहब लेंगे, पर यह छोटी चिड़िया मेरी है। क्या बात है, माल तो जानदार है। उसकी गंदी नज़रें छाया के कपड़ों पर टिकी थीं। ये देख रक्षित का खून खौल उठा। उसने अपनी स्वर्ण ड्रैगन चाल चली और बिजली की तरह उस आदमी के चेहरे पर वार किया। रक्षित के प्रहार से जो हवा निकली, उसे महसूस कर उस आदमी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। वह समझ गया कि यह कोई मामूली बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि एक महायोद्धा है। दोनों के बीच धमाके के साथ टक्कर हुई और पूरी पार्किंग धूल और धुएं के गुबार से भर गई। यकीन नहीं होता कि तुम एक महायोद्धा हो।
धुएं के पीछे से उस आदमी की आवाज़ आई और फिर वह पागलों की तरह हंसा, पर एक उभरते हुए सितारे को दुनिया से मिटाने का मज़ा ही कुछ और है। चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि शिखर के करीब होना किसे कहते हैं। रक्षित के हाथों में कंपन होने लगा। उसने नहीं सोचा था कि एक महायोद्धा होने के बावजूद वह इस आदमी के सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। उसने ये भी नहीं सोचा था कि आर्यन सिख इतना शातिर होगा कि अपने साथ शिखर के इतने नज़दीक पहुंच चुके किसी योद्धा को भेजेगा। जब रक्षित ने हार मानकर आखिरी बार खुद को दुश्मन के साथ खत्म करने का मन बनाया, तभी उस हमलावर की आवाज़ अचानक घुट गई। एक योद्धा होकर दूसरों की चाकरी करना और फिर इतनी जुबान लड़ाना शोभा नहीं देता। धुआं छंटा तो रक्षित की आंखें फटी की फटी रह गई। वह भयानक शिकारी, जो अभी काल लग रहा था, अब किसी मुर्गे की तरह हवा में लटका हुआ था। उसकी टांगें बेबसी से चल रही थीं और चेहरा गला घोंटे जाने की वजह से नीला पड़ गया था। उसे किसी और ने नहीं, बल्कि अर्जुन ने अपने एक हाथ से उठा रखा था। अर्जुन ने उस आदमी को अपनी मुट्ठी में ऐसे पकड़ रखा था जैसे कोई खिलौना हो। अर्जुन को देखते ही अंजलि की जान में जान आई। वह डर के मारे पत्थर हो चुकी थी। गोलियां, घायल नंबर 3 और फिर रक्षित की वो टक्कर। उसे लगा था कि आज सब खत्म हो गया, पर तभी अर्जुन एक साक्षात ईश्वर की तरह वहां खड़ा था। मुझे वह आदमी अर्जुन की पकड़ में कुछ कहना चाहता था। अर्जुन के दाहिने हाथ ने जोरदार झटका दिया। एक कड़कने की आवाज़ हुई और उस शिकारी की गर्दन एक तरफ लटक गई। उसकी फटी हुई आंखें मरने तक यकीन नहीं कर पा रही थीं कि अर्जुन ने बिना कोई सवाल किए उसे एक पल में खत्म कर दिया। अर्जुन ने उसकी लाश को जमीन पर पटक दिया और रक्षित से बोला, इसका सफाया करवा देना। फिर अर्जुन उन 3 गुंडों की तरफ बढ़ा जिन्हें रक्षित ने पहले ही धूल चटा दी थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, चुनो, जिंदा रहना है या मरना। वे तीनों कांप रहे थे। जिस योद्धा को आर्यन साहब ने अपनी सुरक्षा के लिए भेजा था, जो शिखर तक पहुंचने वाला था, उसे इस आदमी ने कीड़े मकोड़े की तरह मसल दिया। उनके पास लड़ने का कोई मौका नहीं था। हमें जीना है, हम तो बस हुक्म मान रहे थे, हमें बख्श दीजिए। उनमें से एक की तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। जाओ और आर्यन सिख से कह देना कि ये सब यहीं खत्म कर दे। मुझे उसके खानदान के किसी चुनाव से मतलब नहीं है, पर अगर दोबारा उसकी नज़र मुझ पर या मेरे परिवार पर पड़ी तो वो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं बचेगा। अर्जुन की आंखें जम देने वाली बर्फीली चमक से चमक रही थीं। हम संदेश पहुंचा देंगे, ज़रूर पहुंचा देंगे। वे तीनों लड़खड़ाते हुए वहां से भागे। अर्जुन अंजलि के पास गया और उसका हाथ थाम कर बोला, सब ठीक है अंजलि। अंजलि ने अर्जुन के सीने से लगकर राहत की सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि महज एक फॉर्मूले के लिए कोई हत्यारा बन सकता है। छाया भागकर नंबर 3 के पास गई। नंबर 3, तुम ठीक तो हो? नंबर 3 ने सिर हिलाया और अर्जुन की दी हुई संजीवनी वटी मुंह में डाल ली। साहब के आशीर्वाद से बच गया। उस रात वे अपने पुराने घर नहीं गए। अर्जुन सबको लेकर अपने नए आलीशान स्वर्ग संख्या 1 विला में ले गया। अंजलि इतनी डरी हुई थी कि उसने अर्जुन का हाथ नहीं छोड़ा। अर्जुन, कहीं मत जाना, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन ने अंजलि को बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके पास बैठ गया। अंजलि ने धीरे से कहा, तुम भी यहीं सो जाओ। अर्जुन ने कोई और ख्याल मन में नहीं लाया। वह जानता था कि अंजलि आज बहुत बुरी तरह टूट चुकी है। वह उसके पीछे सो गया और उसे कसकर अपनी बाहों में ले लिया। जल्द ही अंजलि की सांसें स्थिर हो गईं और वह गहरी नींद में सो गई। नीचे वाले कमरों में रक्षित, नंबर 3 और छाया भी थे। रक्षित का आत्मविश्वास आज फिर हिल गया था। अर्जुन तो खैर उसका गुरु चाचा था, पर वो एक आंख वाला हमलावर। रक्षित को लगा कि वह खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, पर आज महज एक वार में उस आदमी ने उसका हाथ बेकार कर दिया था। क्या शिखर और महायोद्धा के बीच इतना बड़ा अंतर होता है? या वह खुद अभी बहुत कच्चा है? रक्षित की आंखों में अब हार नहीं, बल्कि एक और गहरा संकल्प चमक रहा था। छाया ने नंबर 3 की मदद की। नंबर 3 के मना करने के बावजूद छाया उसी कमरे में रुकी रही। उसने बस इतना कहा, मुझे डर लग रहा है, और नंबर 3 की सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं। खिड़की से आती चांदनी में अर्जुन की आंखें चमक रही थीं। आर्यन सिख ने अंजलि को डराकर और उसे दुख पहुंचाकर अर्जुन के गुस्से को चुनौती दी थी। शेर को छेड़ना भारी पड़ता है, पर शेरनी पर हाथ डालना साक्षात काल को आमंत्रण देना है। अंजलि, अर्जुन की वो मर्यादा थी जिसे लांघने की सजा सिर्फ मौत थी। अध्याय 157। कुछ अनर्थ हो गया। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर आए और अंजलि के चेहरे पर सुनहरी आभा बिखेर दी। उसकी लंबी पलकें धीरे से फड़कीं और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसे अपनी कमर पर अर्जुन के मजबूत हाथ का एहसास हुआ। उसने धीरे से करवट ली। तब उसे एहसास हुआ कि अर्जुन रात भर कपड़े बदले बिना बस एक ही स्थिति में उसे अपनी बाहों में थामे रहा था ताकि उसे सुरक्षित महसूस करा सके। अंजलि के दिल में प्यार की एक लहर दौड़ गई। अर्जुन के गंभीर और शांत चेहरे को देखते हुए वह मंत्रमुग्ध हो गई और उसने अनजाने में ही अर्जुन के होठों पर एक छोटा सा चुंबन दे दिया। पर जैसे ही वह पीछे हटी, अर्जुन की एक हरकत ने उसे बता दिया कि वह पहले से ही जाग रहा था। अंजलि शर्म से लाल हो गई और उसने मुंह छिपाना चाहा, पर अर्जुन ने उसकी पकड़ और मजबूत कर ली।
अगले ही पल अर्जुन के होंठ उसके होंठों से मिल गए। जब अंजलि की सांसें फूलने लगी तभी अर्जुन का फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। अर्जुन ने झुंझलाते हुए फ़ोन उठाया। कौन है भाई? अरे, क्या तुमने मुझे औषधालय में काम पर आने को नहीं कहा था? यहाँ तो ताला लटका है। फ़ोन से शुभांगी की गुस्सैल आवाज़ आई। अर्जुन को तब याद आया कि ठाकुर निवास पर उसने शुभांगी को औषधालय आने का हुक्म दिया था, पर कल के हंगामे और अंजलि की सुरक्षा के चक्कर में वह शुभांगी के बारे में बिल्कुल भूल गया था। अंजलि ने फ़ोन की आवाज़ सुनी तो उसने अर्जुन की कमर पर एक ज़ोरदार चींटी काटी और उसे शक भरी नज़रों से देखा। अर्जुन बेचारा हक्का बक्का रह गया। अर्जुन, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है? शुभांगी फ़ोन पर दहाड़ रही थी। अर्जुन ने बेबसी से सिर हिलाया और कहा, देखो, अगले कुछ दिन मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तुम घर जाओ, जब औषधालय खुलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या तुमने खुद मुझे बुलाया और अब कह रहे हो बिजी हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? शुभांगी का लहजा बहुत कड़वा था। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, पागल तुम हो या मैं? काम ज़रूरी है, बस मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। इतना कहकर अर्जुन ने फ़ोन काट दिया। उधर शुभांगी हेलो हेलो करती रह गई और जब उसे एहसास हुआ कि फ़ोन कट गया है, उसने गुस्से में औषधालय के शटर पर एक ज़ोरदार लात मारी। लोहे की चादर धड़ाक से गूंज उठी। आसपास के लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। क्या देख रहे हो? वह चिल्लाई तो लोग उसे पागल कहते हुए वहां से खिसक गए। कौन थी वह? अंजलि ने चुटकी लेते हुए पूछा। अर्जुन समझ गया कि अब शामत आने वाली है। उसने जल्दी से सफाई दी, अरे, वह शुभांगी है, ठाकुर साहब की बहन। वही जिसे दिल की बीमारी और डिप्रेशन है, मैंने बताया था ना। तो वह तुम्हें फ़ोन क्यों कर रही है? इलाज के लिए। अंजलि का हाथ अर्जुन की कमर के पास फिर से परफेक्ट स्पॉट ढूंढ रहा था। अर्जुन ने फीकी मुस्कान दी। वह इलाज के लिए नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे पहले औषधालय में काम पर रखते हैं ताकि उसका भरोसा जीत सकूं, वरना वह किसी को पास नहीं आने देती। वाकई, सिर्फ इलाज के लिए, कोई और इरादा तो नहीं? अंजलि ने आंखें सिकुड़ीं। इस वक्त अर्जुन को लगा जैसे उसके अंदर आइंस्टीन की बुद्धि आ गई हो। वह तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी जगह है। जैसे मैं तो बहुत भोली हूँ। पता नहीं बाहर कितनी लड़कियां तुम पर मरती होंगी, यहाँ तक कि बड़ी स्टार तारा भी तुम्हें मुड़ कर देखती है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। अरे, मुझ जैसे साधारण चेहरे वाले पर कौन मरेगा? क्या तो तुम कहना चाहते हो कि मैं अंधी हूँ? अर्जुन समझ गया कि बातों से बात नहीं बनेगी, इसलिए उसने सीधे उसे एक गहरा चुंबन दिया। अंजलि ने उसे पीछे धकेलते हुए हंसकर कहा, हमेशा अपनी मनमानी करते हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन बहुत चिढ़ गया। अंजलि के साथ मुश्किल से कुछ सुकून के पल मिले थे, पहले फ़ोन और अब कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। कौन है भाई? अर्जुन भाई, क्या आप जाग गए? बाहर से रक्षित की आवाज़ आई। अंजलि को अर्जुन का उतरा हुआ चेहरा देखकर बहुत हंसी आई। उसने अर्जुन के गाल को चूमा और कहा, जाओ, दरवाज़ा खोलो। अर्जुन ने बेमन से दरवाज़ा खोला तो देखा कि रक्षित बहुत बेचैन खड़ा था। भाई, मुझे एक सवाल पूछना है। सवाल पूछना है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज़ में पूछा। पर रक्षित को अर्जुन का गुस्सा समझ नहीं आया। उसने उत्साह में पूछा, भाई, षटकोण मार का चौथा प्रहार आखिर कैसे किया जाता है? आओ, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा। अगले ही पल रक्षित की एक जोरदार चीख सुनाई दी। अर्जुन ने उसे एक ऐसा हाथ मारा कि वह दूसरी मंजिल से सीधे नीचे उड़ते हुए परिंदे की तरह जा गिरा। नीचे हॉल में नंबर 3 और छाया बैठे थे। उन्होंने रक्षित को ज़मीन पर गिरा देख बेबसी से सिर हिलाया। तुमने खुद मुसीबत मोल ली है, नंबर 3 ने कहा। सब जानते थे कि कल रात अंजलि डरी हुई थी और शायद अर्जुन को उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिला था। तुम इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब करने गए। अपनी शामत ही तो बुलाई थी, छाया ने मजाक उड़ाया। रक्षित ने अपना कूल्हा सहलाया और ऊपर से उतरते अर्जुन और अंजलि को देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने गलत टाइम मिश्रा चुन ली थी। उसने अपने माथे पर हाथ मारा, मैं वाकई बुद्धू हूँ। सब सोफे पर बैठे तो छाया ने पूछा, अर्जुन भाई, अंजलि दी, कल आर्यन सिख ने कोई हरकत नहीं की। क्या आपको लगता है कि वह आज चुप रहेगा? सिख खानदान के स्वभाव को देखते हुए, बिल्कुल नहीं, नंबर 3 ने गंभीरता से कहा। भाई, क्या हमें अपने बंदों को बुलाकर सीधे आर्यन सिख पर धावा नहीं बोल देना चाहिए? रक्षित ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए पूछा। अर्जुन ने रक्षित को देखा। उसे लगा कि खन्ना परिवार का गर्म खून वाकई खानदानी है। हर समस्या का समाधान हिंसा से ढूंढना, हालांकि वह खुद भी तो वही करता आ रहा था। आर्यन सिख इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। सिख खानदान का तरीका यह है कि वे पहले ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अगर वहां बात नहीं बनती तो वे व्यापारिक हथकंडे अपनाते हैं, अर्जुन ने कहा। अंजलि ने पूछा, पर अर्जुन, कल तो तुमने उन लोगों के जरिए उसे संदेश भेज दिया था ना? अंजलि, अगर सिख खानदान इतनी जल्दी डर जाता तो उनके हाथों मरने वालों की संख्या इतनी कम नहीं होती, अर्जुन ने शांति से जवाब दिया। अर्जुन अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि तभी 2 फोन एक साथ बज उठे, एक अर्जुन का और दूसरा छाया का।
1 मिनट तक दोनों ने बात की और फिर फोन काट दिए। अंजलि दी, कंपनी में अनर्थ हो गया है। छाया चिल्लाए, अर्जुन भाई, खन्ना परिवार पर हमला हुआ है। अध्याय 158 जड़ें काटने की साजिश। क्या हुआ? बाकी तीनों ने एक साथ पूछा। अर्जुन और छाया ने एक दूसरे को देखा, फिर अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, खन्ना ग्रुप के शेयरों की शत्रुतापूर्ण खरीद की जा रही है। अब तक 35% शेयर खरीदे जा चुके हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। और क्वीन ऑफ ब्यूटी के सभी वितरकों ने आज सुबह फ़ोन करके हमारे साथ काम बंद करने की बात कही है। सिर्फ एक छोटी सी कंपनी है जिसने अभी तक ऑर्डर रद्द नहीं किया है, छाया ने भारी आवाज़ में बताया। क्या उन्होंने कोई वजह बताई? अंजलि ने माथे पर बल देते हुए पूछा। छाया ने आह भरी, कोई खास वजह नहीं दी, बस कहा कि वे अब हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। अंजलि व्यापार की रणनीतियों में माहिर थी। उसने तुरंत स्थिति का विश्लेषण किया। अगर किसी के पास खन्ना ग्रुप के 51% शेयर आ गए तो कंपनी पर पंकज के परिवार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। ये सब कोई बहुत बड़ी साजिश के तहत कर रहा है। साफ है कि आर्यन सिख ने अपना खेल शुरू कर दिया है। क्वीन ऑफ ब्यूटी भले ही अंजलि संभालती है, पर कानूनी तौर पर वह वजीराबाद ग्रुप की ही एक शाखा है, अर्जुन ने शांति से कहा। पंकज के ग्रुप और अंजलि की कंपनी पर एक साथ हमला करके आर्यन सिख उनकी आर्थिक जड़ें काटना चाहता था। छाया ने बात आगे बढ़ाई, सही कहा। अगर खन्ना ग्रुप पर कब्जा हो गया तो पंकज के ग्रुप की ताकत आधी रह जाएगी। वे भले ही अंजलि दीदी के काम में दखल न दें, पर ऑडिट और लीगल अड़चनों से कंपनी को अपाहिज बना सकते हैं। अंजलि ने कुछ पल सोचा, फिर छाया से पूछा, वो कौन सी कंपनी है जो अब भी हमारे साथ खड़ी है? दीदी, वह अमन डिस्ट्रीब्यूटर्स है। बहुत छोटी कंपनी है। जब वे हमारे पास आए थे तब उन्होंने अपना कमीशन बहुत कम रखा था ताकि उन्हें काम मिल सके, पर आपने उनकी ईमानदारी देखकर उन्हें उतना ही कमीशन दिया था जितना बड़ी कंपनियों को मिलता है, छाया ने बताया। अंजलि को याद आया, अमन, हाँ, वह लड़का आसानमंद है। तभी अंजलि का फ़ोन बजा। एक अनजान नंबर था। अर्जुन ने इशारा किया तो उसने फ़ोन उठाया। नमस्ते, क्या मैं अंजलि जी से बात कर रहा हूँ? मैं अमन, डिस्ट्रीब्यूटर से बोल रहा हूँ। मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। फ़ोन पर एक व्यक्ति की घबराई हुई आवाज़ आई। हाँ अमन जी, बताइए, अंजलि ने शालीनता से कहा। मैडम, कल रात मेरे पास दिल्ली के सिख खानदान के किसी आदमी का फ़ोन आया था। उसने धमकी दी कि अगर मैंने क्वीन ऑफ ब्यूटी के साथ काम बंद नहीं किया तो वे मेरी कंपनी तबाह कर देंगे। सुना है कि उन्होंने हर डिस्ट्रीब्यूटर को यही धमकी दी है, अमन ने बताया। अंजलि ने पूछा, तो फिर आपने अब तक हमारा साथ क्यों नहीं छोड़ा? मैडम, जब मेरी कंपनी डूब रही थी तब आपने हमें मौका दिया और उतना ही मुनाफा दिया जितना बड़ों को मिलता है। जो इंसान आसान भूल जाए वो जानवर से बदतर है। क्या आपकी सिख खानदान से कोई दुश्मनी है? अंजलि ने अर्जुन की ओर देखा और उसके सिर हिलाने पर जवाब दिया, हाँ, वे हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मूला छीनना चाहते हैं। मैडम, उन्हें मत दीजिएगा। बाजार में इसकी एक बोतल की कीमत 3 लाख तक पहुंच गई है। ये फॉर्मूला अरबों का है। मुझे नहीं लगता कि कानून से ऊपर कोई है, अमन ने गुस्से में कहा। अंजलि ने उसे समझाया, अमन जी, सिख खानदान खतरनाक है। अगर आप पर दबाव बढ़े तो आप कुछ समय के लिए हमसे नाता तोड़ सकते हैं। मैं नहीं चाहती आपका नुकसान हो। अमन जोर से हंसा, मैडम, आपने मुझे बहुत कम समझा। मैं मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। फ़ोन रखने के बाद अंजलि का चेहरा और भी सख्त हो गया। सिख खानदान अमन जैसी छोटी कंपनी के पीछे शायद न जाए, पर हमारे सामने अब 3 बड़ी चुनौतियां हैं। बताओ, अर्जुन ने उसे गौर से देखा। पहला, छाया, उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को तुरंत कानूनी नोटिस भेजो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। उनसे हर्जाना मांगो और हमारा बकाया पैसा वसूल करो। दूसरा, हमारे ऑफिस के अंदर की गहराई से जांच करो। सिख खानदान को हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट इतनी जल्दी कैसे मिल गई? ज़रूर हमारे बीच कोई गद्दार है। तीसरा, रूप निखार की मांग बाजार में बहुत ज़्यादा है। हमें नए रास्तों से इसे ग्राहकों तक पहुंचाना होगा ताकि पैसे का बहाव न रुके। हमारी सबसे बड़ी ताकत मांग है। अर्जुन अंजलि के इस रूप को देखकर गर्व से भर गया। वह एक कुशल सेनापति की तरह फैसले ले रही थी। छाया ने तुरंत कॉल करना शुरू किया क्योंकि ऑफिस में कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी मची हुई थी। जब अंजलि ऑफिस पहुंची तो कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। मैडम, सप्लायर्स भी पैसे मांग रहे हैं। माल बाहर नहीं जा रहा, स्टॉक भर गया है। अंजलि ने ऊंची और स्थिर आवाज में कहा, सब शांत हो जाइए। कंपनी अभी डूबी नहीं है। नए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। आप बस अपना काम कीजिए। अंजलि का आत्मविश्वास देखकर कर्मचारियों की घबराहट कम हुई। जैसे ही सब छंटे, मार्केटिंग मैनेजर गगन उसके केबिन में आया। मैडम, क्या वाकई हमारे पास कोई नया रास्ता है? अंजलि ने सिर हिलाया, अभी नहीं, पर हम उसे ढूंढ लेंगे। चैप्टर 159। 27% शेयर खरीदे जाने और वितरकों के पीछे हटने की खबर ने कंपनी में तनाव बढ़ा दिया था। अंजलि के केबिन में नंबर 3 और रक्षित तो नहीं आए, पर मार्केटिंग मैनेजर गगन अपनी चिंताएं लेकर पहुंच गया।
मैडम, अगर माल गोदामों में सड़ता रहा और हम कच्चा माल सप्लाई करने वालों का भुगतान नहीं कर पाए तो कंपनी कर्ज के दलदल में फंस जाएगी, गगन ने घबराते हुए कहा। अंजलि ने गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ गगन, पर फिलहाल हमारे पास कोई नया रास्ता नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? गगन हिचकिचाया, फिर बोला, मैडम, साफ है कि दिल्ली का सिख खानदान ये फॉर्मूला लेकर ही मानेगा। खन्ना ग्रुप खुद संकट में है, तो हम वहां से फंड भी नहीं ले सकते। क्यों ना हम रूप निखार का फॉर्मूला सिख खानदान को ही बेच दें? गगन, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर हमने मुख्य प्रोडक्ट ही बेच दिया तो कंपनी का भविष्य क्या होगा? छाया चिल्लाए। गगन ने शांति से जवाब दिया, मैं कंपनी के हित की बात कर रहा हूँ। क्या हम तब तक इंतजार करें जब तक लेनदार हमारा दरवाज़ा न खटखटाने लगें? तब तक सिख खानदान इसकी कीमत कौड़ियों के भाव लगा चुका होगा। तुम्हें कैसे पता कि वे इसे खरीदना चाहते हैं? वे तो इसे लूटना चाहते हैं, छाया ने कड़े स्वर में कहा। अंजलि ने दोनों को शांत कराया। ठीक है, तुम बाहर जाओ गगन, मुझे इस पर सोचने दो। गगन एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गया। केबिन में अब सिर्फ अंजलि, अर्जुन और छाया थे। छाया परेशान थी। दीदी, हम इसे नहीं बेच सकते। यह अर्जुन भाई का आपको दिया हुआ तोहफा है। अर्जुन, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, अचानक मुस्कुराया और अंजलि को आंख मारी। अंजलि ने उसे घूरा। अर्जुन, यहाँ कंपनी दांव पर लगी है और तुम्हें शरारत सूझ रही है। छाया, रूप निखार किसने बनाया था? अर्जुन ने पूछा। जाहिर है आपने, छाया ने चिढ़कर कहा। तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उससे भी बेहतर कुछ नहीं बना सकता? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। छाया की आंखें चमक उठीं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आप जादूगर हैं। उसने अंजलि की ओर देखकर मजाक किया। दीदी देखिए, अर्जुन भाई मुझे आंख मार रहे हैं। अर्जुन गंभीर हुआ। छाया, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। कंपनी में सिख खानदान का कोई मुखबिर जरूर है। अर्जुन केबिन से बाहर निकला। जब वह मार्केटिंग विभाग के पास से गुजरा तो उसे गगन और कुछ कर्मचारियों की फुसफुसाहट सुनाई दी। दिल्ली वालों से टक्कर लेना नामुमकिन है। मैडम को फॉर्मूला बेच देना चाहिए, पर औरतें व्यापार में फैसला लेने में बहुत देर करती हैं, गगन कह रहा था। अगर कंपनी बंद हो गई तो हमारा क्या होगा? एक कर्मचारी ने पूछा। सिख खानदान से पंगा लेकर यहाँ कोई नहीं बच सकता। मैंने तो अपना दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है, तुम लोग भी देख लो, गगन ने रहस्यमय अंदाज में कहा। अर्जुन समझ गया कि गगन ही वह गद्दार है। वह सीढ़ियों की तरफ गया और उसने 2 फोन किए। ठाकुर साहब, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। पंकज, तैयार हो जाओ, खेल शुरू होने वाला है। फोन रखने के बाद अर्जुन वापस अंजलि के पास गया और उससे स्टाफ मीटिंग बुलाने को कहा। जब सब कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा हुए तो अर्जुन ने घोषणा की, मैं जानता हूं आप सब डरे हुए हैं, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने कंपनी के लिए नए सेल्स चैनल्स ढूंढ लिए हैं। हॉल तालियों से गूंज उठा, पर गगन ने बीच में टोक दिया, मिस्टर अर्जुन, आप मजाक तो नहीं कर रहे? अभी 1 घंटे पहले मैडम कह रही थी कि कोई रास्ता नहीं है, और आपने 1 घंटे में नया चैनल ढूंढ लिया। कहीं आप हमें अंधेरे में तो नहीं रख रहे? छाया ने उसे डांटा। गगन, अपनी हद में रहो। पर अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे शांत किया और गगन की आंखों में झांककर मुस्कुराया। मैनेजर गगन बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सबको सच जानने का हक है। गगन ने विजयी मुस्कान के साथ पूछा, तो बताइए, वो कौन सी कंपनी है जो सिख खानदान की धमकी के बावजूद हमसे हाथ मिलाएगी? अर्जुन ने धीमे से कहा, मैनेजर साहब, आपको सिख खानदान की धमकियों के बारे में बड़ी बारीक जानकारी है, जैसे आप सीधे उनके संपर्क में हो। हॉल में सन्नाटा छा गया। गगन का चेहरा पीला पड़ने लगा। चैप्टर 160। हॉल में मौजूद कर्मचारियों की सरगोशियां और गगन का उपहास भरा लहजा साफ बता रहा था कि वह कंपनी को डूबता हुआ देखना चाहता है। मैं कंपनी का मार्केट मैनेजर हूं, तो जाहिर है मुझे कंपनी की खबरों पर ध्यान देना पड़ता है। मिस्टर अर्जुन की तरह नहीं, जिनके पास दिन भर करने को कोई काम नहीं होता, गगन ने तंज कसते हुए कहा। अर्जुन ने गगन की आंखों में गहराई से झांका और मुस्कुराया। सच है, पूरी कंपनी में मुझ जैसा वेला और कोई नहीं है। गगन और भी बेबाक हो गया। मिस्टर अर्जुन, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मुझे तो लगता है कि असली मालकिन अंजलि जी हैं और आप बस उनके नाम पर ऐश कर रहे हैं। वैसे दाद देनी पड़ेगी, मेहता परिवार में घर जमाई बनकर आए और अब अंजलि जी ने कंपनी शुरू की तो भी आप उतने ही बेफिक्र हैं। अंजलि का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। गगन, अपनी सीमा मत लांघो, यह मीटिंग रूम है। पर अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर अंजलि को रोक दिया। उसने कमरे में बैठे लोगों की ओर देखा और घोषणा की, मेरा नया चैनल ठाकुर ग्रुप है। आप सब जानते होंगे कि पूरे उत्तर भारत और खासकर वाराणसी में उनके दर्जनों शॉपिंग मॉल्स हैं। अगर हमारे रूप निखार वहां बिकने लगे तो हमें उन पुराने वितरकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉल में शोर मच गया। ठाकुर ग्रुप, वो तो शहर का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस घराना है। अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कंपनी की चांदी हो जाएगी। गगन ने ठहाका लगाया। मिस्टर अर्जुन, आप झूठ बोलकर कर्मचारियों को बहला सकते हैं, पर कोई ठोस बात कीजिए।
इतनी बड़ी कंपनी क्वीन ऑफ ब्यूटी जैसी छोटी फर्म की तरफ मुड़कर भी क्यों देखेगी? गगन, आखिर तुम चाहते क्या हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम दुआ कर रहे हो कि हमारा करार न हो, छाया ने गुस्से में कहा। अर्जुन ने शांत स्वर में गगन से कहा, अगर मैनेजर साहब को शक है तो क्यों न वे खुद जाकर ठाकुर ग्रुप के साथ पेपर्स साइन करके आएं? गगन चौंक गया। क्या अर्जुन का वाकई उनसे कोई तालमेल है? और अगर मैं गया और उन्होंने साइन नहीं किया तो? उसने चुनौती दी। चिंता मत करो, वे साइन जरूर करेंगे, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। गगन मुस्कुराया और कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेकर वहां से निकल गया। जब हॉल खाली हो गया और सिर्फ अंजलि, अर्जुन, छाया, नंबर 3 और रक्षित बचे तो अंजलि ने पूछा, अर्जुन, तुमने गगन को क्यों भेजा? वह तो तुम्हारे खिलाफ जहर उगल रहा है। एक कुत्ता जब नया मालिक ढूंढ लेता है तो पुराने मालिक को काटना उसकी फितरत बन जाती है, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा। अंजलि की आंखें चमक उठीं। तुम्हारा मतलब है कि गगन ही वो गद्दार है? लगभग तय है, अर्जुन ने समझाया। खन्ना ग्रुप के शेयरों की खबर गुप्त थी, उसे कैसे पता चली? वह बार बार फॉर्मूला बेचने की बात कर रहा है ताकि कंपनी में डर फैले। और सबसे बड़ी बात, वह यह मानने को तैयार नहीं था कि मेरी ठाकुर साहब से बात हो चुकी है। अब ये देखना है कि वह वहां जाकर क्या करता है। नंबर 3, इसके पीछे जाओ। और रक्षित, अपने पिता को फ़ोन करो और खन्ना खानदान के लड़ाकों को प्रोडक्शन यूनिट पर तैनात करो। कंपनी से बाहर निकलते ही गगन ने आर्यन सिख को फ़ोन किया। साहब, अर्जुन ने ठाकुर ग्रुप से संपर्क किया है। अब उसने मुझे साइन करने भेजा है। तुम्हें पता है क्या करना है? आर्यन की आवाज़ गूंजी। जी साहब, मैं अपनी जान और माल सब आपके हवाले कर चुका हूँ। बस भविष्य में मेरा ख्याल रखिएगा। काम पूरा करो, तुम्हें दिल्ली वाली कंपनी में बड़ा पद मिलेगा। गगन गदगद हो गया। उसने मन ही मन सोचा, छाया, तू उस फटीचर के पीछे भागती है, एक बार यह खेल खत्म होने दे, फिर तुझे बताऊंगा। उसने ये गौर नहीं किया कि नंबर 3 साय की तरह उसके पीछे था। जब गगन ठाकुर ग्रुप के ऑफिस पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट उसे मीटिंग रूम में ले गई और कहा कि ठाकुर साहब बस आते ही होंगे। गगन वहां महज 2 मिनट बैठा और अचानक चिल्लाने लगा, क्या बदतमीजी है? मैं इतनी दूर से आया हूं और ठाकुर साहब अब तक नहीं आए। क्या वे हमारी कंपनी का अपमान कर रहे हैं? हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। इतना कहकर वह झटके से बाहर निकल गया। रिसेप्शनिस्ट हक्की बक्की रह गई। अभी तो साहब के आने की खबर भी नहीं पहुंची थी और यह आदमी भाग गया। जब ठाकुर साहब अंदर आए तो कमरा खाली था। रिसेप्शनिस्ट ने पूरी बात बताई। ठाकुर साहब मुस्कुराए और उन्होंने सीधे अर्जुन को फ़ोन लगाया। अर्जुन भाई, जैसा तुमने अंदाज़ा लगाया था वही हुआ। वह आदमी मुझसे मिला भी नहीं और अपमान का बहाना बनाकर भाग गया। साफ है कि वह साइन करना ही नहीं चाहता था। अध्याय 161 आर्यन सिख का कहर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन में इतनी काबिलियत होगी कि वह ठाकुर परिवार तक अपनी पहुंच बना लेगा। एक आलीशान होटल के स्वीट में गर्म पानी के पूल में बैठा एक शख्स रेड वाइन की चुस्कियां ले रहा था। उसके पीछे खड़ी एक युवती उसके कंधे दबा रही थी। यह कोई और नहीं, आर्यन सिख था। साहब, ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ ब्यूटी जितनी साधारण दिखती है वैसी है नहीं, पास खड़े एक कोट पेंट वाले आदमी ने माथे पर बल देते हुए कहा। साधारण हो या ना हो, सिख खानदान के आगे वह महज एक चींटी है, आर्यन ने हिकारत से कहा। पर उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। सोचकर ही खून खौलता है, मेरा सबसे वफादार अंगरक्षक जो 5 साल से मेरे साथ था, उसे उस अर्जुन ने कीड़े की तरह मसल दिया। तुम्हें अंदाज़ा भी है एक महायोद्धा को तैयार करने में कितना पैसा और वक्त लगता है? आर्यन ने गुस्से में वाइन का गिलास दूर फेंक दिया। वह युवती डर के मारे कांपने लगी। आर्यन ने उसे झटके से पानी के अंदर खींच लिया और बर्फीले स्वर में बोला, मेरा मूड बहुत खराब है। क्वीन ऑफ ब्यूटी कंपनी। गगन जैसे ही ऑफिस पहुंचा उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कहाँ है अर्जुन? क्या वह हम कर्मचारियों को बेवकूफ़ समझता है? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ठाकुर ग्रुप से डील पक्की हो गई है, पर जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझसे मिलना तक गंवारा नहीं किया। शोर सुनकर सारे कर्मचारी इकट्ठा हो गए। गगन ने अंजलि के केबिन का दरवाज़ा झटके से खोला और अर्जुन की नाक के सामने उंगली दिखाकर बोला, अर्जुन, ये सब क्या है? ठाकुर ग्रुप का हमारे साथ करार करने का कोई इरादा नहीं है। गगन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि जिस तरह वह ठाकुर साहब का अपमान करके आया था, उसके बाद वे कभी इस कंपनी का चेहरा नहीं देखना चाहेंगे। अर्जुन ने सोफे पर बैठे बैठे ही शांत नजरों से गगन को देखा तो साइन नहीं हुए। अंजलि की आंखों में दुख और गुस्सा दोनों थे। वह नहीं मानना चाहती थी कि गगन गद्दार है। गगन और छाया ही वो पुराने कर्मचारी थे जिन्हें अंजलि अपने साथ मेहता परिवार की पुरानी कंपनी से लाई थी। मैनेजर गगन, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? अंजलि ने भारी आवाज़ में पूछा। मैंने क्या किया मैडम? मैं तो कंपनी के लिए वहां गया था, पर उन्होंने हमें दुत्कार दिया। गगन ने मासूम बनने का नाटक किया। अर्जुन धीरे से बोला, असल में तुम्हें ठाकुर ग्रुप के पास भेजना सिर्फ एक जांच थी। उनके साथ करार करने की कोई जल्दी नहीं थी।
मुझे पता था कि वे बिना कागज़ों के भी मेरा माल अपनी दुकानों पर रख लेंगे। फिर मैंने तुम्हें क्यों भेजा? गगन हंसा। झूठ बोलने की भी हद होती है अर्जुन। बिना कॉन्ट्रैक्ट के ठाकुर ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी किसी का माल बेचेगी? क्या तुम उनके सगे भाई हो? तभी अर्जुन ने बिजली की गति से उसकी आंखों में झांका। सच सच बताओ, आर्यन सिख ने तुम्हें क्या लालच दिया है? पूरे केबिन के बाहर सन्नाटा छा गया। कर्मचारी कानाफूसी करने लगे। क्या मैनेजर साहब सिख खानदान से मिले हुए हैं? तभी तो सुबह से कह रहे हैं कि कंपनी डूबने वाली है। गगन के माथे पर पसीना आने लगा। मैडम, आप अपना मूड ठीक करने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रही हैं। वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। छाया ने दुखी होकर कहा, गगन, हम साथ में पुरानी कंपनी छोड़कर आए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। तभी अंजलि के मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। अंजलि ने बात की और कहा, उन्हें ऊपर आने दीजिए। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा और फुसफुसा कर कहा, ठाकुर साहब खुद आए हैं। गगन का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। मैडम, आप किसी कलाकार को बुलाकर नाटक तो नहीं करवा रही? तभी भीड़ छंटी और ठाकुर साहब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने कमरे का नज़ारा देखा और मुस्कुराकर अर्जुन से बोले, अर्जुन भाई, क्या यही वह रत्न है जिसके बारे में तुमने बताया था? ठाकुर साहब ने गगन के कंधे पर हाथ रखा। दोस्त, चाल अच्छी चली थी। अगर मैं और अर्जुन एक दूसरे को न जानते होते तो तुम्हारी बदतमीजी के बाद वाकई ये डील टूट जाती। पर तुम निराश होने वाले हो। ठाकुर साहब ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। असिस्टेंट ने एक फाइल अंजलि के हाथ में दी। उस पर ठाकुर ग्रुप की मुहर और ठाकुर साहब के साइन पहले से ही थे। साथ ही एक चेक भी था। छाया ने चेक देखा और चिल्ला उठी, 20 करोड़ एडवांस पेमेंट। गगन के घुटने जवाब दे गए। वह किसी लाश की तरह सफ़ेद पड़ गया था। अर्जुन अपनी जगह से उठा और गगन के पास आकर ठंडे स्वर में पूछा, अब बताओ, आर्यन सिख के साथ सौदा कब हुआ था? अध्याय 162। तुम अब जा सकते हो। गगन ने अर्जुन की ओर देखा और बदहवासी में बोला, भले ही मैं ठाकुर ग्रुप के साथ डील साइन नहीं कर पाया, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझ पर सिख खानदान से मिले होने का इल्जाम लगा दें। उसने अंजलि की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी, अंजलि मैडम, जब मैं और छाया मेहता ग्रुप छोड़कर आपके साथ आए थे तब हम तीनों हर बात साथ मिलकर तय करते थे। पर बाद में क्या हुआ? बाद में मुझे कंपनी के हर बड़े फैसले से अलग कर दिया गया। आपने बस मुझे मार्केट देखने को कहा। आप हर ज़रूरी बात सिर्फ छाया से करती थीं, यहाँ तक कि बाद में आए मिस्टर ली को भी मुझसे ज़्यादा अहमियत दी गई। क्या मैं काबिल नहीं हूँ? गगन का गुस्सा अब छाया की ओर मुड़ा। और छाया, मैंने तुझे इतना पसंद किया, पर तेरा दिल इस फटीचर पर अटका रहा। इसमें क्या खास है? न पैसा है, न शक्ल, और ऊपर से एक बच्चा भी है। क्या तू अंधी हो गई है? अपनी जुबान को लगाम दे। रक्षित, जो नंबर 3 के साथ दिन भर औषधालय में रहता था, गगन को मारने के लिए आगे बढ़ा। पर अर्जुन ने उसे शांत रहने का इशारा किया। नंबर 3 ने भी रक्षित का कंधा थपथपाया। उसे इस बात का कोई बुरा नहीं लगा था। अंजलि ने भारी मन से सिर हिलाया। गगन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में इतना जहर भरा है। मैंने तुम्हें मार्केट की जिम्मेदारी इसलिए दी थी ताकि तुम पूरी तरह उस पर ध्यान दे सको और कंपनी आगे बढ़े। मार्केट? मैडम, मजाक मत कीजिए। क्या रूप निखार को किसी मार्केटिंग की ज़रूरत है? जब से ये लॉन्च हुआ है, ग्राहक खुद चलकर आए हैं। और आप कहती हैं कि मैं मार्केट पर ध्यान दूं? ये तो सिर्फ वाराणसी है, पूरे देश का बाजार अभी बाकी था। गगन ने तंज कसा। अंजलि ने दुख और गुस्से के मिले जुले स्वर में कहा, मैं मानती हूं कि काम की व्यस्तता में मैंने शायद तुम्हारी अहमियत को कम आंका, पर तुम मुझसे बात कर सकते थे। लेकिन तुमने उस कंपनी को चोट पहुंचाने के लिए बाहरी लोगों से हाथ मिला लिया जिसे तुमने खुद अपने हाथों से खड़ा किया था। गगन ने एक ठंडी आह भरी। मैडम, आप कभी कभी इतनी भोली होती हैं कि डर लगता है। गगन, मत भूलो कि जब मेहता ग्रुप में तुम्हें दबाया जा रहा था तब अंजलि दीदी ने ही तुम्हें मौका दिया था। तुम नमकहराम निकले, छाया ने भावुक होकर कहा। गगन ने हिकारत से छाया को देखा और फिर अंजलि से बोला, मैडम, अब जब सब सामने आ ही गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे नौकरी से निकाल सकती हैं। मैं अक्षम हो सकता हूं, पर आप मुझ पर गद्दारी का इल्जाम साबित नहीं कर सकती। अर्जुन अपनी जगह से उठा और शांत स्वर में बोला, लगता है तुम आखिरी वक्त तक हार नहीं मानोगे। पूरी कंपनी यहाँ खड़ी है, तो चलो आज तुम्हारी गद्दारी का सबूत भी दे देते हैं। अर्जुन ने नंबर 3 को इशारा किया। नंबर 3 ने अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग बजा दी। रिकॉर्डिंग में गगन की साफ आवाज़ थी, सिख साहब, इस बार मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। बस भविष्य में मेरा ख्याल रखिएगा। गगन का चेहरा कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ गया। वह हकलाने लगा, यह मैंने नहीं कहा, यह बनावटी है। पर उसकी आवाज़ में अब कोई दम नहीं था। बाहर खड़े कर्मचारी थू थू करने लगे। अंजलि ने दरवाजे की तरफ हाथ का इशारा किया और शांत स्वर में कहा, तुम जा सकते हो। गगन दंग रह गया। उसे लगा था कि आज अर्जुन उसे जान से मार देगा या जेल भिजवा देगा। मैडम, आप वाकई मुझे जाने दे रही हैं?
मुझे लगता है तुम रास्ता भटक गए थे, पर अब इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ से चले जाओ, अंजलि ने बिना उसकी ओर देखे कहा। गगन बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। जब सब चले गए तो ठाकुर साहब मुस्कुराए। अंजलि जी, बढ़ती हुई कंपनियों में पुराने कर्मचारियों का ऐसा व्यवहार आम है। इसे अपने दिल पर मत लीजिए। यह आपकी मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि इंसान की फितरत की हार है। ठाकुर साहब ने अर्जुन से हाथ मिलाया। अर्जुन भाई, मेरा काम हो गया। अब तुम्हारी सेल्स टीम मेरे बंदों से बात कर लेगी। शोरूम्स तैयार हैं। जाते जाते उन्होंने पूछा, वैसे वो बुजुर्गवार मिस्टर ली कहाँ हैं? अगर वे होते तो सिख खानदान उनकी इज्जत जरूर करता। मिस्टर ली अपने पोते से मिलने विदेश गए हुए हैं। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हमें उन्हें बताने का मौका ही नहीं मिला, छाया ने समझाया। ठाकुर साहब के जाने के बाद अर्जुन अंजलि के पास गया और प्यार से उसके बाल सहलाए। क्या तुम दुखी हो? अंजलि ने सिर हिलाया। नहीं, बस बुरा लग रहा है। शायद मैंने वाकई उनकी भावनाओं को अनदेखा किया था। यह इंसान के अंदर का अंधेरा है अंजलि। अगर मुसीबत न आती तो ये गद्दार कभी सामने नहीं आता। सिख खानदान ने अनजाने में हमारा भला ही किया है, अब कंपनी साफ सुथरी है, अर्जुन ने उसे दिलासा दिया। उधर होटल के स्वीट में आर्यन सिख गुस्से में फोन पर चिल्ला रहा था। अबे ओए, एक मामूली सा काम नहीं हुआ तुझसे और तू सिख ग्रुप में नौकरी चाहता है। तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, यही तेरी खुशकिस्मती है। उसने फोन पटक दिया। पास खड़े मैनेजर ने पूछा, साहब क्या हुआ? उस गगन ने सब गुड़ गोबर कर दिया। ठाकुर साहब खुद वहां पहुंच गए और अब उनके पास नया सेल्स चैनल है। अब उन्हें दबाना मुश्किल होगा, आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। साहब, यह अर्जुन वाकई ठाकुर परिवार का कोई खास लगता है। क्या हमें अब अपना असली मोहरा चलना चाहिए? मैनेजर ने धीरे से पूछा। अध्याय 163 बोर्ड मीटिंग का घमासान। आर्यन सिख कुछ पल के लिए शांत रहा और फिर बोला, तो ठाकुर ग्रुप पर हाथ डालना खतरे से खाली नहीं है। साहब, वाराणसी का ठाकुर ग्रुप दरअसल दिल्ली के मुख्य ठाकुर खानदान की ही एक शाखा है। हम उनसे सीधे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। पास खड़े मैनेजर खन्ना ने तुरंत उसे याद दिलाया। आर्यन ने मुड़कर खन्ना को एक ठंडी और चुभती हुई नज़र से देखा। खन्ना, क्या मेरे पिता ने तुम्हें यह नहीं बताया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्षमा करें साहब, मेरा मकसद केवल आपको किसी भी कानूनी पेचीदगी या पारिवारिक आलोचना से बचाना है। मेरा और कोई इरादा नहीं था। ये सुनते ही खन्ना घबराकर घुटने के बल बैठ गया। आर्यन की निगाहें तेज थीं। काफी देर बाद उसने कहा, खड़े हो जाओ। मैंने यह नहीं कहा कि तुम्हारी नीयत खराब है। बस मुझे लगता है कि आजकल तुम काम करने में बहुत हिचकिचा रहे हो। मुझसे गलती हुई साहब, खन्ना ने फिर से झुककर माफी मांगी। आर्यन ने हाथ लहराया और शांत स्वर में पूछा, तुम्हें मेरे साथ कितने साल हो गए? 5 साल और 3 महीने साहब, खन्ना ने खड़े होकर सिर झुकाया। आर्यन हंसा। 5 साल समय कितनी तेजी से बीतता है। खन्ना, याद रखना, जो मैंने तुम्हें दिया है वह मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ। जी साहब, मैं समझ गया। खन्ना का शरीर कांप उठा। खन्ना ग्रुप के अधिग्रहण का क्या हुआ? आर्यन ने मुद्दे की बात शुरू की। खन्ना ने बताया, हमने 40% शेयर हासिल कर लिए हैं। इतने कम क्यों? आर्यन ने भौहें सिकोड़ी। जैसे ही हमने शेयर खरीदना शुरू किया, बाजार में खन्ना ग्रुप की साख बढ़ गई और कुछ छोटी कंपनियों ने भी शेयर खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन खन्ना परिवार के पास मौजूद 37% की तुलना में अब हम सबसे बड़े शेयरधारक हैं। छोटी कंपनियां शेयर खरीद रही हैं। आर्यन का माथा ठनका। उसे कुछ अजीब लगा, पर वह समझ नहीं पाया। बिजनेस की दुनिया में अक्सर लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं, पर इस बार मामला कुछ ज्यादा ही बिखरा हुआ था। कल बोर्ड मीटिंग बुलाओ, हमें खन्ना ग्रुप का नया चेयरमैन चुनना है, आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन खन्ना ग्रुप के कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा था। खन्ना साहब के सामने वे पुराने साथी बैठे थे जिन्होंने उनके साथ आधी जिंदगी गुजारी थी। पंकज अपने दादाजी के पीछे खड़ा था। खन्ना साहब का दिल भारी था। उन्हें कल ही पता चला था कि उनके कई पुराने वफादारों ने अपने शेयर किसी अजनबी को बेच दिए हैं। उन्हें लगा कि उन्होंने इन लोगों के साथ हमेशा न्याय किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? मुझे दुख है कि मेरे पुराने भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया। अगर कोई मजबूरी थी तो मुझसे बात तो की होती, खन्ना साहब ने मायूसी से कहा। सबने शर्म से सिर झुका लिया। तभी हॉल का दरवाज़ा धक्के से खुला। जल्दी करो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। एक रौबदार आदमी सिगार पीते हुए अंदर दाखिल हुआ और सीधे चेयरमैन की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैं हूं आर्यन सिख, दिल्ली के सिख खानदान का वारिस। और हाँ, आज से खन्ना ग्रुप का नया चेयरमैन भी। आप अभी चेयरमैन नहीं बने हैं। अभी भी मेरे दादाजी इस कुर्सी के मालिक हैं। पंकज गुस्से में चिल्लाया। आर्यन ने हिकारत से पंकज को देखा। छोटे शहरों के रईसजादे कितने नासमझ होते हैं। तुम वही हो ना जो उस फटीचर डॉक्टर अर्जुन के पीछे दुम हिलाते घूमते हो। तुम लोगों को लगा कि एक मामूली डॉक्टर का हाथ पकड़कर तुम आसमान छू लोगे। वो रूप निखार का फॉर्मूला उसने खुद बनाया है।
पागल हो तुम सब। आर्यन ने अपना सिगार बुझाया और पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। खन्ना साहब ने शांत स्वर में कहा, मिस्टर सिख, आपने ऊंची कीमत देकर शेयर खरीदे हैं, मैं मान गया। पर अगर आपको लगता है कि आप इस कंपनी का इस्तेमाल अर्जुन के खिलाफ करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बुजुर्गवार, आप वाराणसी के इस छोटे से तालाब में खुद को मगरमच्छ समझते हैं, पर मेरी नज़रों में आप महज एक गंवार हैं। आर्यन ने खन्ना को इशारा किया। खन्ना ने कागजात की एक गड्डी मेज़ पर पटक दी। खन्ना साहब जानते थे कि उन कागज़ों पर दस्तखत होते ही उनकी ज़िंदगी भर की कमाई उनके हाथ से निकल जाएगी। क्वीन ऑफ ब्यूटी कंपनी। अर्जुन, तुम्हें पता है पंकज के परिवार पर क्या गुजर रही है? अंजलि ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए पूछा। अर्जुन ने अपने फ़ोन की स्क्रीन देखी और मुस्कुराया। खन्ना परिवार को कुछ नहीं होगा अंजलि, तुम फिक्र मत करो। पर छाया कह रही थी कि आर्यन सिख ने 40% शेयर ले लिए हैं और खन्ना साहब के पास सिर्फ 37% बचे हैं। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, अर्जुन ने सहजता से कहा। फिर उसने अंजलि की आंखों में झांककर पूछा, अंजलि, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम्हें उसका जवाब बहुत ईमानदारी से देना होगा। अंजलि हैरान रह गई। क्या सवाल? अध्याय 164 बेवकूफ़ नंबर 1। अंजलि, अगर भविष्य में हमारे सामने बहुत बड़ी मुश्किलें आईं तो क्या तुम तब भी मेरे साथ खड़ी रहोगी? अर्जुन ने बहुत गंभीरता से पूछा। अंजलि उसे हैरानी से देखने लगी। अचानक तुम्हें क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जवाब दो अंजलि। अर्जुन की आंखें उसकी रूह को टटोल रही थीं। बेशक अर्जुन, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। और अगर वो मुश्किलें ऐसी हुई कि ये सिख खानदान की मुसीबत उनके सामने कुछ भी न लगे, क्या तब भी तुम मेरा साथ देने की हिम्मत रखोगी? अंजलि को अर्जुन की बातें पूरी तरह समझ नहीं आ रही थीं, पर उसने गहराई से सोचकर कहा, जब तक तुम और अमायरा मेरे साथ हो, मुझे दुनिया की किसी ताकत से डर नहीं लगता। अर्जुन मुस्कुराया और कोमलता से बोला, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम पर और हमारी बच्ची पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। तभी अर्जुन का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी और बोला, खन्ना ग्रुप की बोर्ड मीटिंग शुरू हो गई है। लगता है आर्यन सिख अपना आखिरी पत्ता चल रहा है। खन्ना ग्रुप का मीटिंग रूम। मैनेजर खन्ना ने मेज से एक फाइल उठाई और घोषणा की, ये मिस्टर आर्यन सिख के पास मौजूद खन्ना ग्रुप के 25% शेयर के कागजात हैं। फिर उसने दूसरी फाइल उठाई और ये उन शेयरधारकों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्होंने अपने शेयर आर्यन साहब को बेच दिए हैं। अब आर्यन सिख के पास कुल 40% शेयर हैं, जो उन्हें इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक बनाते हैं। कंपनी के खराब मैनेजमेंट को देखते हुए मिस्टर आर्यन सिख प्रस्ताव रखते हैं कि बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए और चेयरमैन को बदला जाए। सबसे बड़े शेयरधारक होने के नाते अब ये पद उन्हें ही मिलना चाहिए। आर्यन सिख ने एक विजयी मुस्कान के साथ चारों ओर देखा। तो यह है खन्ना परिवार का मैनेजमेंट। थोड़ा सा पैसा क्या फेंका, चेयरमैन की कुर्सी प्लेट में सजकर आ गई। खन्ना साहब, आपके ये वफादार साथी तो आपकी जान थे ना? हा हा हा। आर्यन की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी, जिसमें तिरस्कार भरा था। जिन शेयरधारकों ने गद्दारी की थी, उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि चंद पैसों के लालच में उन्होंने न सिर्फ अपने पुराने मालिक की पीठ में छुरा घोंपा है, बल्कि अब उन्हें इस बदतमीज लड़के की जिल्लत भी सहनी पड़ रही है। खन्ना साहब शांत थे। उन्होंने बस एक फीकी मुस्कान दी। वे जानते थे कि ये वही लोग हैं जिनके साथ उन्होंने खून पसीना बहाया था। इस उम्र में आकर उन्होंने मोह छोड़ दिया था। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन ने सुबह उन्हें फ़ोन करके बेफिक्र रहने को कहा था। आर्यन ने उन दो लोगों की तरफ देखा जिन्होंने शेयर नहीं बेचे थे। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग इन 2% वालों को साथ क्यों रखते हैं। इनसे क्या फ़ायदा? खन्ना साहब ने उन दोनों की ओर देखा। एक उनका पुराना ड्राइवर था और दूसरा उनका अंगरक्षक। दोनों ने कभी खन्ना साहब की जान बचाते हुए अपनी उंगलियां और पैर गंवा दिए थे। खन्ना साहब ने उन्हें शेयर इसलिए दिए थे ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहे। मालिक, हमने जवानी में आपकी ढाल बनकर काम किया था, आज भले ही हम लाचार हैं, पर आपके साथ ही खड़े रहेंगे, उन दोनों वफादारों ने कहा। खन्ना साहब की आंखें नम हो गई। ठीक है, अब फालतू बातें बंद। आर्यन ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, आज से खन्ना ग्रुप का कोई भी फंड वजीराबाद ग्रुप को नहीं जाएगा। हम वजीराबाद ग्रुप के पिछले सारे हिसाब किताब की जांच करेंगे और तब तक उनके सारे प्रोजेक्ट्स बंद रहेंगे। आर्यन सिख, तू खुद को बहुत शातिर समझ रहा है क्या? वजीराबाद ग्रुप का खन्ना ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, तू ऑडिट किसका करेगा? पंकज चिल्लाया। पंकज, ये पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर दोबारा मुझसे इस लहजे में बात की तो तेरे सारे दांत झाड़ दूंगा, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। अबे जा, तू कर ले जो करना है। तुझे क्या लगता है खन्ना ग्रुप पर कब्जा करके तू अर्जुन भाई का कुछ बिगाड़ लेगा? मैं लिख के देता हूँ, तू जैसे यहाँ आया है वैसे ही रोते हुए वापस जाएगा। पंकज और भी जोर से दहाड़ा। इसका मुंह बंद करो, आर्यन ने आदेश दिया। मैनेजर खन्ना बिजली की फुर्ती से पंकज की ओर लपका और थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। पंकज एक साधारण इंसान था, वह एक प्रशिक्षित योद्धा का वार नहीं रोक सकता था।
पर जैसे ही खन्ना का हाथ पंकज के गाल के करीब पहुंचा, एक आवाज आई, सन। अगले ही पल खन्ना के मुंह से चीख निकल गई। वह कई कदम पीछे हटा और अपने दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ने लगा। आर्यन ने नीचे देखा तो दंग रह गया। खन्ना के हाथ में एक चांदी की सुई धसी हुई थी। वह सुई इतनी पतली थी कि हवा में अभी भी थरथरा रही थी। आर्यन खुद एक साधक था, वह समझ गया कि सुई को हथियार की तरह इस्तेमाल करना किसी महायोद्धा का ही काम हो सकता है। दिल्ली का सिख खानदान वाकई गिर चुका है, अब वे निहत्थे और साधारण लोगों पर हाथ उठाने लगे हैं। सबने मुड़कर देखा। अर्जुन और अंजलि अंदर दाखिल हुए। आर्यन ने अंजलि को तो पहचान लिया, पर अर्जुन को पहली बार देख रहा था। अर्जुन के पीछे नंबर 3 और रक्षित भी थे। रक्षित तुरंत पंकज के आगे खड़ा हो गया और खन्ना को चुनौती देने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन खड़ा हो गया। उसने रक्षित को देखा और पूछा, लगता है सुई तुमने मारी है। किस खानदान से सीखी है ये विद्या? तेरे दादाजी के घर से, रक्षित ने बेपरवाही से जवाब दिया। वह पंकज जैसा नहीं था, वह गाली देने में भी माहिर था। जुबान संभाल के, विद्या अच्छी है पर संस्कार गंवारों वाले हैं, आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। रक्षित ने उसकी ओर देखा और बस एक शब्द कहा, बेवकूफ़। मैं तुम जैसे जाहिल से बहस नहीं करना चाहता, तो अपनी माँ के पास जा। रक्षित ने फिर से पलटवार किया। आर्यन सिख, जो खुद को बहुत सभ्य और ऊंचा समझता था, रक्षित की इस बेबाकी से पूरी तरह आपा खो बैठा। अध्याय 165 बाजी पलट गई। रक्षित, अर्जुन ने शांत स्वर में उसे रोका। अर्जुन मुड़ा और गुस्से से तमतमा रहे आर्यन सिख की ओर देखा। आर्यन ने भौहें सिकुड़कर पूछा, तो तुम ही अर्जुन हो? अर्जुन ने एक ठंडी नज़र उस पर डाली और सपाट लहजे में बोला, नहीं। आर्यन चौंक गया, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं आर्यन सिख हूँ? क्योंकि पूरे शहर में चर्चा है कि सिख खानदान का आर्यन सिख नंबर 1 का बेवकूफ़ है। रक्षित की हंसी छूटते छूटते बची। अर्जुन उसके सामने हमेशा एक सख्त गुरु रहा था, उसने कभी उसे ऐसे मजाक करते नहीं देखा था। उसे लगा था कि अर्जुन यहाँ कोई गंभीर बात करने आया है, पर वह तो आर्यन के घावों पर नमक छिड़कने आया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। उसकी उंगली अर्जुन की तरफ कांप रही थी, पर आर्यन ने धीरे धीरे खुद को संभाला और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, मैं जानता हूं तुम मुझे उकसा रहे हो, पर इससे कुछ नहीं होगा। खन्ना ग्रुप अब मेरी मुट्ठी में है और तुम्हारी पत्नी की कंपनी को भी मैं जल्द ही सड़क पर ले आऊंगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि खन्ना ग्रुप तुम्हारी मुट्ठी में है? अर्जुन ने बेपरवाही से पूछा। और नहीं तो क्या तुम अभी भी किसी करिश्मे का इंतजार कर रहे हो? आर्यन ने ठहाका लगाया। क्या अब भी 30% से ज्यादा शेयर तुम्हारे हाथ से बाहर नहीं हैं? अर्जुन ने अंजलि के लिए कुर्सी खींची और खुद भी आराम से बैठ गया। आर्यन गुस्से में हंसा, तुम्हें लगता है वो छोटे मोटे शेयरधारक तुम्हारा साथ देंगे? उन्हें ढूंढने में ही तुम्हें जन्म लग जाएंगे। बोर्ड मीटिंग के नियमों के अनुसार अगर सभी शेयर मौजूद न हो तो मीटिंग को 1 घंटे के लिए बढ़ाना पड़ता है। अगर 1 घंटे में बाकी लोग नहीं आए तभी आप बदलाव कर सकते हैं, अंजलि ने बीच में टोका। आर्यन ने सिगार सुलगाया और धुएं का छल्ला छोड़ते हुए बोला, ठीक है अंजलि, तुम एक काबिल औरत हो, पर 1 घंटा तुम्हारी हार को टाल नहीं सकता। मैं इंतजार करूंगा, देखते हैं कौन आता है। उधर मैनेजर खन्ना अपनी कलाई थामे पसीने पसीने हो रहा था। वह चांदी की सुई इतनी पतली थी कि उसे उंगलियों से पकड़ना नामुमकिन था और उसकी वजह से पूरी बांह सुन्न होती जा रही थी। अगर तुमने उसे खींचने की कोशिश की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारा हाथ दोबारा काम करेगा, अर्जुन ने बिना उसकी ओर देखे कहा। आर्यन झटके से उठा, तो सुई तुमने मारी थी? अर्जुन ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी मंदबुद्धि को देख रहा हो, और कौन मारेगा? असंभव, आर्यन चिल्लाया। अर्जुन ने रक्षित की तरफ देखा। बेवकूफ़, रक्षित ने सही समय पर एंट्री मारी। अर्जुन ने उसे ऐसी नज़र से देखा जैसे कह रहा हो, शाबाश, घर चलकर तुझे 2 नई चालें सिखाऊंगा। अबे चुप, आर्यन फिर से चिल्लाया। मैं अब और इंतज़ार नहीं करूंगा। खन्ना साहब, आपके पास कितने शेयर हैं? खन्ना साहब ने अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, 37। हा, और मेरे पास 40 हैं। तो अब आप यहाँ से दफ़ा हो जाइए, आज से खन्ना ग्रुप मेरा है। आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। तभी कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर से एक खनकती हुई महिला की आवाज़ आई, लगता है यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली। सबने मुड़कर देखा। एक बहुत ही प्रभावशाली महिला बिजनेस सूट में अंदर दाखिल हुई। वह कोई और नहीं, दीक्षा दीक्षित थी। अंकल, मैं आ गई। दीक्षा ने खन्ना साहब का अभिवादन किया। दीक्षा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन ने चिढ़कर पूछा। तुम इसे जानते हो? अर्जुन ने दीक्षा से पूछा। दीक्षा ने आर्यन की तरफ नफरत से देखा और बोली, ये कागजों पर मेरा मंगेतर है। मंगेतर? खन्ना साहब और अंजलि दोनों दंग रह गए। दीक्षा ने बेबसी से कहा, यह रिश्ता मेरे दादाजी और सिख खानदान के मुखिया ने तय किया था, पर अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन मेरे और इसके बीच कुछ भी होना नामुमकिन है। दीक्षा, जुबान संभाल के बात करो। आर्यन का चेहरा उतर गया।
दीक्षा ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया और अर्जुन के पास जाकर कागजात थमा दिए। डॉक्टर साहब, जो काम आपने मुझे सौंपा था वह पूरा हो गया है। ये रहे वो दस्तावेज। अर्जुन मुस्कुराया। शुक्रिया दीक्षा, तुमने वाकई मेहनत की। अर्जुन ने वो कागज खन्ना साहब को दिए। अंकल, ये रहे बाकी के 23% शेयर। अब आप फिर से खन्ना ग्रुप के सबसे बड़े मालिक हैं। खन्ना साहब ने जब कागज देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तो वो जो छोटी कंपनियां शेयर खरीद रही थीं, वो तुम्हारा प्लान था? हाँ अंकल, आर्यन को गुमराह करने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ा, दीक्षा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अर्जुन ने आर्यन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हाँ तो मेरा वो जबरदस्त मोड़ आ गया। अब बताओ। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीक्षा, तुम एक बाहरी आदमी के लिए सिख खानदान के खिलाफ जा रही हो। तुम आग से खेल रही हो, इससे दोनों परिवारों में दुश्मनी हो जाएगी। दीक्षा ने उस पर तरस खाते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि वाकई बहुत पैदल है आर्यन। बेवकूफ। रक्षित ने पीछे से फिर चुटकी ली। दीक्षा, तुम पागल हो गई हो। मैं दादाजी को सब बताऊंगा। आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी अपनी ही मंगेतर ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था, यह उसके लिए सबसे बड़ी जिल्लत थी। दादाजी को बताओगे? आर्यन, तुम्हारे चारों भाइयों में तुम सबसे कमजोर हो। बाकी 3 भाई ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं और तुम यहाँ लूटपाट कर रहे हो। क्या वाकई तुम ये बात दादाजी को बताने की हिम्मत रखते हो? दीक्षा ने उपहास किया। दीक्षा मन ही मन खुश थी। अगर अर्जुन आर्यन को हरा देता है तो उसे इस अनचाहे रिश्ते से आज़ादी मिल जाएगी। और सुनो, अर्जुन भाई दीक्षित परिवार के रक्षक हैं। उनके खिलाफ जाना मतलब दीक्षित खानदान से जंग छेड़ना है। आर्यन अचानक तालियां बजाने लगा। उसकी आंखों में पागलपन और नफरत थी। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। अर्जुन, तू वाकई खिलाड़ी निकला, तभी तूने अंजलि जैसी औरत का दिल जीता है। पर याद रखना, पहाड़ नहीं हिलते, पर नदियां अपना रास्ता बदलती रहती हैं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अध्याय 166। शेयर वापस करो। 1 मिनट रुकिए। जैसे ही आर्यन सिख जाने के लिए उठा, अर्जुन की शांत पर भारी आवाज गूंजी। आर्यन मुड़ा और नफरत भरी नजरों से अर्जुन को देखा। अब क्या रह गया है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खन्ना परिवार के शेयर यहीं छोड़कर जाने चाहिए? अर्जुन ने मेज पर रखे चाय के कप से खेलते हुए पूछा। आर्यन की मुट्ठियां भिंच गईं। अर्जुन, हद में रहो। बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो तुम। हद? अर्जुन ने उपहास किया। जब तुमने अंजलि का अपहरण करवाया तब तुमने हद के बारे में सोचा था। जब तुमने धोखे से खन्ना ग्रुप के शेयर खरीदे तब तुम्हें लगा था कि तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। अगर आज तुम बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन बन जाते तो क्या तुम इसे हद पार करना कहते? पंकज के ग्रुप को दबाना, अंजलि की कंपनी पर कब्जा करना और हमसे हमारा फॉर्मूला छीनना, क्या तब तुम्हें अपनी हरकतें सही लगती? अर्जुन की आवाज़ अब बर्फीली हो गई थी। और अगर मैं आज ये शेयर न दूं तो? आर्यन ने चुनौती दी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हड्डियां एक महायोद्धा के मुक्कों से ज्यादा सख्त हैं तो आजमा कर देख लो, अर्जुन ने बेपरवाही से कहा। आर्यन ने दांत पीसे। मैं सिख खानदान का वारिस हूं, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। अफसोस, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं होता। इतना कहकर अर्जुन अपनी जगह से उठा और आर्यन की ओर बढ़ने लगा। मैनेजर खन्ना, जो घायल था, लड़खड़ाते हुए आर्यन के आगे खड़ा हो गया। मेरे मालिक को हाथ मत लगाना। उसकी आंखों में मरने मारने का जज्बा था। वह अपनी जान देकर भी आर्यन को बचाना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे बदतमीज आदमी के पास इतना वफादार गार्ड होगा, अर्जुन ने आर्यन से कहा। पर अर्जुन के एक ही वार ने खन्ना को तिनके की तरह एक तरफ फेंक दिया। आर्यन अब अकेला खड़ा था। अर्जुन, तुम क्या करने वाले हो? वह घबरा गया। दीक्षा ने अपनी सचिव से एक फाइल ली और आर्यन के सामने बढ़ा दी। जिद छोड़ दो आर्यन, तुम बचपन से ही बहुत डरपोक रहे हो। साइन करो और यहाँ से निकलो। आर्यन ने दीक्षा को जलती हुई नजरों से देखा। इस औरत ने पहले से ही शेयर ट्रांसफर के कागजात तैयार करवा रखे थे। जब आर्यन ने कोई हरकत नहीं की तो अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। नहीं, मारना मत, मैं साइन करता हूँ, मैं साइन करता हूँ। आर्यन लगभग चीख पड़ा। वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। दिल्ली के सिख खानदान का शेर कहलाने वाला वारिस इतना डरपोक, जरा सा दबाव पड़ा नहीं कि उसकी सारी अकड़ हवा हो गई। आर्यन ने झपट कर कागज लिए और कांपते हाथों से साइन कर दिए। दीक्षा ने दस्तखत चेक किए और अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने नंबर 3 और रक्षित को रास्ता छोड़ने को कहा। जब खन्ना वहां से गुजरा तो अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ी और पलक झपकते ही वो चांदी की सुई बाहर निकाल ली। शुक्रिया, खन्ना ने दर्द कम होने पर सिर झुकाकर कहा। पूरे मीटिंग रूम में जश्न का माहौल था। खन्ना साहब सबसे खुश थे क्योंकि उनकी जिंदगी भर की कमाई वापस उनके पास आ गई थी। पर अर्जुन के माथे पर अब भी चिंता की लकीरें थीं। उसने देखा था कि जाते समय आर्यन की आंखों में जो नफरत थी वह महज एक हार का गुस्सा नहीं था। दीक्षा जी, इस मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया, अर्जुन ने कहा। दीक्षा मुस्कुराई। डॉक्टर साहब, आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
अगले 2 दिन शांति से गुजरे। क्वीन ऑफ ब्यूटी के ऑफिस में अब उन गद्दार वितरकों का तांता लगा था जो कल तक साथ छोड़ चुके थे। मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैं बिना किसी मुनाफे के 3 महीने माल बेचूंगा, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम, उस आर्यन ने मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी, मैं मजबूर था। अंजलि का सिर चकराने लगा। छाया ने सबको बाहर भेजा और अंजलि से पूछा, दीदी, क्या हमें इन्हें दोबारा मौका देना चाहिए? अंजलि ने अपना माथा सहलाया। छाया, एक घोषणा कर दो, क्वीन ऑफ ब्यूटी अब वाराणसी में कोई छोटा एजेंट नहीं रखेगी। अब हमारा केवल एक ही जनरल एजेंट होगा और वो है अमन डिस्ट्रीब्यूटर्स। छाया हैरान रह गई। अंजलि हमेशा से बहुत नर्म दिल रही थी, पर आज उसका फैसला बहुत कड़ा था। दीदी, आप तो बदल गईं। अंजलि फीकी मुस्कान के साथ बोली, इंसान एक बार जलने के बाद ही संभलना सीखता है। अर्जुन सही कहता था, व्यापार में दया की जगह नहीं होती। छाया ने हंसते हुए कहा, भाई तो बहुत दबंग हैं। जब वे बिना भाव बदले सीधे मुंह बात करते हैं तो माहौल एकदम भारी हो जाता है। फिर उसने अर्जुन की नकल उतारी। 1 मिनट रुकिए। अंजलि खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि तुम पीछे से उनकी नकल उतारती हो तो वे रक्षित के साथ तुम्हारी मुलाकातें बंद करवा देंगे। ये सुनते ही छाया गंभीर हो गई। उसने धीरे से पूछा, अंजलि दी, एक बात बताओ, क्या मैं सुंदर हूँ? अंजलि चौंक गई। बहुत सुंदर छाया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। पर अचानक ये सवाल क्यों? छाया ने अपना मुंह फुला लिया। तो फिर वो नंबर 3, वो मेरी तरफ देखता क्यों नहीं? अध्याय 167। आज मैं बहुत खुश हूँ। छाया, तुम्हें क्या हुआ है? अचानक ऐसे अजीब सवाल क्यों पूछ रही हो? अंजलि ने हैरानी से पूछा। छाया का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, अंजलि दी, मेरा खुद पर से भरोसा उठ गया है। क्या ये नंबर 3 के बारे में है? अंजलि ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। दीदी, आप ही देखिए, क्या मैं कहीं से कम हूँ? छाया ने अंजलि के सामने गोल गोल घूमते हुए अपनी फिटनेस और खूबसूरती की ओर इशारा किया। क्या मुझमें मर्दों को रिझाने की ताकत नहीं है? अंजलि खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके लिए छाया एक नटखट छोटी बहन जैसी थी। कैसी बातें कर रही हो छाया? ऑफिस के आधे लड़के तो तुम्हारे पीछे घूमने का बहाना ढूंढते हैं, तो फिर वो नंबर 3 मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देता? छाया के स्वर में गहरी चोट थी। उस दिन आपके नए विला में मैं उसके ठीक बगल में लेटी थी, पर वो पत्थर का आदमी, उसने कपड़े तक नहीं बदले और बस सो गया। क्या अब मुझे उसके सामने बिल्कुल ही? छाया का उतरा हुआ चेहरा देख अंजलि ने गंभीरता से पूछा, छाया, सच बताओ, क्या तुम वाकई नंबर 3 को पसंद करती हो? छाया ने पूरी ईमानदारी से सिर हिलाया। छाया, नंबर 3 तुमसे उम्र में बड़ा है, उस पर सूरज की जिम्मेदारी है। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे लिए और भी अच्छे रिश्ते। दीदी, मुझे सिर्फ नंबर 3 ही पसंद है। मुझे किसी और बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं सूरज का ख्याल अपनी जान से ज्यादा रखूंगी। छाया ने बीच में ही टोकते हुए बड़ी शिद्दत से कहा। पर क्या नंबर 3 इसके लिए तैयार है? अंजलि ने एक कड़वा पर जरूरी सवाल पूछा। छाया का चेहरा लटक गया। वह हमेशा कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है, उसके कुछ काम अधूरे हैं। इसका मतलब उसने तुम्हें न तो नहीं कहा ना? अंजलि ने मुस्कुराकर उसे उम्मीद दी। छाया ने सोचा और उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, उसने मुझे मना नहीं किया। मुझे लगता है नंबर 3 एक जिम्मेदार इंसान है। वह शायद तुम्हें किसी खतरे या अपनी मुश्किलों में नहीं घसीटना चाहता। अंजलि ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। अक्सर मर्द जिससे प्यार करते हैं उसे अपनी परेशानियों से दूर रखना चाहते हैं। छाया ने उत्सुकता से पूछा, अंजलि दी, अर्जुन भाई आपको इतना पसंद क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि आप उन्हें इतना समझती हैं? अंजलि की आंखों में पुरानी यादें तैर गईं। छाया, तुम जानती हो पहले हमारे बीच क्या हालात थे। फिर एक दिन वह अचानक बदल गया। कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता कि यह सब सच है। शायद इसलिए क्योंकि आपने मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा, इसलिए अब वो आप पर जान छिड़कते हैं। छाया ने शरारत से जीभ दिखाई। शाम को अर्जुन अपनी लाल बत्ती वाली रेड फ्लैग गाड़ी लेकर अंजलि को लेने पहुंचा। ऑफिस के बाहर उसने एक भिखारी को देखा। अंजलि जब बाहर आई तो उसने अपने बैग से कुछ पैसे निकालकर उस भिखारी के कटोरे में डाले और उसे वहां से जाने को कहा। गाड़ी में बैठते ही अंजलि बहुत खुश लग रही थी। आज इतनी खुशी की क्या वजह है? अर्जुन ने पूछा। नहीं बताऊंगी, अंजलि ने नखरे से कहा। अर्जुन ने हार मानते हुए कहा, ठीक है भाई, मत बताओ। तुम मर्दों को लड़कियों के दिल की बात समझ ही नहीं आती। अंजलि ने बनावटी नाराजगी दिखाई। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, अगर समझ आती तो क्या मैं अपनी दूसरी जिंदगी में भी कुंवारा होता। गाड़ी खन्ना निवास की ओर चल पड़ी। अमायरा पिछले कई दिनों से वहां थी और रोज फोन करके घर ले जाने की जिद करती थी। रास्ते भर दोनों किसी प्रेमी जोड़े की तरह छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक करते रहे। उन्होंने ये गौर नहीं किया कि जिस भिखारी को अंजलि ने पैसे दिए थे वह एक गली के कोने से बाहर निकला और उसने अपनी फटी जेब से एक स्मार्टफोन निकालकर किसी को फोन लगाया। खन्ना निवास पर रघुनाथ ने अर्जुन का स्वागत किया। वहां के बाकी लड़ाके अब अर्जुन को साक्षात देवता की तरह देख रहे थे।
अर्जुन अमाइरा को अपनी गोदी में उठाकर चूमने लगा। उन्होंने उस रात नए विला में जाने के बजाय अपने पुराने घर लौटने का फैसला किया। अंजलि ने कहा, अर्जुन, पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ घट गया है। मुझे उस नए विला में नींद नहीं आएगी, चलो अपने पुराने घर चलते हैं। घर पहुंचते ही अमाइरा अंजलि की बाहों में सो गई। अंजलि भी थकी हुई थी, वह भी तुरंत गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह जब अर्जुन बाहर से नाश्ता लेकर लौटा तो अंजलि ने कल की छाया वाली बात याद करते हुए अचानक आगे बढ़कर अर्जुन के गाल पर एक प्यार भरा चुंबन दे दिया। अर्जुन तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। इससे पहले कि वह कुछ पूछता, अंजलि शर्माकर बाथरूम में भाग गई। जब अर्जुन गुनगुनाते हुए अपने औषधालय पहुंचा तो वहां मौजूद तीनों ने एक दूसरे को देखा। साफ था कि आज अर्जुन का मूड रॉयल था। क्या कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल गया है? यति ने शक से पूछा। नहीं, अर्जुन आराम कुर्सी पर लेट गया। पर खजाने से भी बढ़कर कुछ मिला है। जाओ, एक कड़क चाय बनाओ। यति चाय लेकर आई तो देखा कि अर्जुन आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था। कहीं आज दवा लेना तो नहीं भूल गए? अर्जुन ने आंखें खोली। यति, अपने गुरु के साथ ऐसी बात शोभा नहीं देती। आप मेरे गुरु नहीं हैं, और आज आप कुछ ज्यादा ही खुश हैं। क्या बात है? कोई सुंदर लड़की देख ली, या रूप निखार की बिक्री से अरबों कमा लिए, या फिर आपकी साधना का लेवल बढ़ गया है? यति एक के बाद एक सवाल दागती रही। अध्याय 168 अचानक आई मुसीबत। यति ने लाख कोशिशें की पर अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और चुप्पी साधे रहा। आज अर्जुन का मूड वाकई बहुत अच्छा था और यति की चुलबुली बातों का उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। उसने यति और रक्षित को कुछ नई बारीकियां सिखाने का मन बनाया। जहां तक नंबर 3 की बात थी, उसे कला की नहीं बल्कि साधना की जरूरत थी, जिसके लिए अर्जुन ने बाद में कुछ विशेष औषधियां तैयार करने का सोचा। अर्जुन ने एक नया नुस्खा लिखा और यति को थमा दिया। यति ने जब उन दर्जनों जड़ी बूटियों के नाम देखे तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। उसे नुस्खे याद करना सबसे बोरियत भरा काम लगता था। घबराओ मत, काफी याद कर चुकी हो। पुराने समय से अब तक के मुख्य नुस्खे सीमित ही हैं, अर्जुन ने उसे दिलासा दिया। सच? तो क्या अब ज्यादा बाकी नहीं हैं? यति ने उम्मीद से पूछा। ज्यादा नहीं हैं, बस कुछ और साल लगेंगे, अर्जुन ने शरारत से कहा। यति का मुंह लटक गया। आप मुझे दिलासा दे रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अर्जुन हंसा। ये दिलासा नहीं, ये तो जले पर नमक छिड़कना है। पास बैठे रक्षित की हंसी छूट गई, जिस पर अर्जुन ने उसे एक ठंडी नजर दी। लगता है तुम्हारे पास बहुत खाली वक्त है, आओ थोड़ा अभ्यास करें। इसके बाद रक्षित की जो शामत आए उसे देख यति को लगा कि उसका नुस्खे याद करना तो स्वर्ग जैसा काम है। दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल। उसी समय दिल्ली के एक वीआईपी अस्पताल के बिस्तर पर एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग लेटे थे। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। डॉक्टर, मेरे पिता की हालत कैसी है? एक रौबदार व्यक्ति ने पूछा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर सत्ता का तेज था। मुख्य डॉक्टर ने दुख के साथ सिर हिलाया। अब समय आ गया है कि आप आखिरी तैयारियों के बारे में सोच लें। वह व्यक्ति सन रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर रोने लगा। क्या वाकई अब कोई रास्ता नहीं बचा? बिस्तर पर लेटे बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, दुखी मत हो बेटा, मेरा समय आ गया है। मेरे सारे पुराने साथी चले गए, मैंने एक गौरवशाली जीवन जिया है। बस मेरी एक बात याद रखना, एक अधिकारी को हमेशा स्पष्ट, सावधान और मेहनती होना चाहिए। वहां मौजूद गार्ड्स और डॉक्टर उस महान व्यक्ति के सिद्धांतों को सुनकर भावुक हो गए और सम्मान में झुक गए। वहीं पास में डॉक्टर वैद्यराज भी खड़े थे। ये बुजुर्ग उनके पुराने अधिकारी रह चुके थे। उनके मन में अचानक एक विचार आया, क्या अर्जुन यहाँ होता तो कुछ कर पाता? शायद एक रास्ता है। वैद्यराज के मुंह से अचानक निकल गया, चाचा, आपने क्या कहा? किसके पास रास्ता है? उस व्यक्ति ने उम्मीद के साथ वैद्यराज का हाथ पकड़ लिया। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, पर मैंने उसकी विद्या अपनी आंखों से देखी है। उसने मुझे भी मौत के मुंह से निकाला था। वह वाकई दिव्य वैद्य है। वैद्यराज ने कहा, उनका नाम क्या है? मैं खुद उन्हें लेने जाऊंगा। उनका नाम अर्जुन है। वे वाराणसी में हैं। पता नहीं अब वक्त है या नहीं। वाराणसी दिल्ली से दूर नहीं है। हेलीकॉप्टर से 1 घंटा भी नहीं लगेगा। चाचा, प्लीज उनसे बात कीजिए। वैद्यराज ने तुरंत अर्जुन को फोन लगाया। अर्जुन बेटा, क्या तुम औषधालय में हो? एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मेरे एक पुराने अधिकारी की जान खतरे में है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि तुम उन्हें बचा लो। डॉक्टर साहब, जान बचाना मेरा धर्म है। आप पता बताइए, मैं अभी निकलता हूं, अर्जुन ने बिना देर किए कहा। आधे घंटे बाद वाराणसी की हुमायूंपुर सड़क के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। सड़क पर चलते लोग दंग रह गए। भीड़भाड़ वाला इलाका होने के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता था। उसने एक मजबूत रस्सी नीचे फेंकी। अर्जुन ने ऊपर देखा। एक वर्दीधारी अफसर उसे जल्दी ऊपर आने का इशारा कर रहा था। अर्जुन ने पास खड़े रक्षित से कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूं। पीछे से घर का ख्याल रखना।
तभी कुछ ऐसा हुआ कि ऊपर खड़े सैनिक की आंखें फटी की फटी रह गई। अर्जुन ने रस्सी पकड़ी और किसी मशीन की तरह तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। उसने रस्सी का इस्तेमाल महज एक सहारे के तौर पर किया और कुछ ही छलांगों में वह हेलीकॉप्टर के अंदर था। बाप रे, भाई की वायु विद्या तो अकल्पनीय है। ये किस लेवल के योद्धा हैं? रक्षित नीचे खड़ा देखता रह गया। रस्सी पर चढ़ना एक बात है, पर हवा में इस तरह उड़ते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाना ये साधारण कला नहीं थी। रक्षित ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या भाई उस पौराणिक स्तर तक पहुंच चुके हैं? अध्याय 169 मृत्यु की छाया। हेलीकॉप्टर में सवार वर्दीधारी अफसर अर्जुन को हैरानी से देख रहा था। सेना में कई ऐसे जाबांज हैं जो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ सकते हैं, पर जिस सहजता और रफ्तार से अर्जुन ऊपर आया था वैसा उसने आज तक नहीं देखा था। यह आदमी यकीनन कोई साधारण डॉक्टर नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि का योद्धा था। शुरुआत में अर्जुन का युवा चेहरा देखकर अफसर को लगा था कि शायद ऊपर वाले घबराहट में किसी नौसिखिए को बुला रहे हैं। अगर दिल्ली के बड़े बड़े नामी डॉक्टर इस बीमारी का हल नहीं ढूंढ पाए तो यह नौजवान क्या कर लेगा। पर अर्जुन के चढ़ने का अंदाज देखकर अफसर के मन की सारी कड़वाहट गायब हो गई। योद्धाओं की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं था। ये वाकई जिंदगी और मौत का सवाल है। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, अफसर ने चिल्लाकर कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर वाराणसी के आसमान को चीरते हुए दिल्ली की ओर उड़ चला। अस्पताल की छत पर पहुंचते ही हेलीकॉप्टर ने फिर रस्सी नीचे गिराई। जब अफसर नीचे उतरने की तैयारी ही कर रहा था, वह हक्का बक्का रह गया। अर्जुन ने रस्सी पकड़ने के बजाय सीधे 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे छलांग लगा दी। जब अफसर नीचे पहुंचा तो अर्जुन पहले ही छत के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। बिना कोई फालतू बात किए दोनों सीढ़ियों से नीचे भागे। अस्पताल के गलियारों में हर कदम पर गार्ड्स का पहरा था और डॉक्टरों के चेहरों पर हवाएं उड़ रही थीं। अर्जुन समझ गया कि मरीज कोई बेहद रसूखदार व्यक्ति है, पर अर्जुन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे कई बड़े चेहरों का इलाज किया था। इस समय बिस्तर पर लेटे बुजुर्ग की चेतना जा चुकी थी। उनकी धड़कन 30 से नीचे गिर रही थी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वो दिव्य वैद्य अब तक क्यों नहीं पहुंचे? एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो दिल्ली की सत्ता में बहुत बड़ा ओहदा रखता था, बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रहा था। अर्जुन जैसे ही कमरे के पास पहुंचा, एक पल में वह अंदर था। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स को सिर्फ एक परछाई सी दिखी और अगले ही पल अर्जुन बिस्तर के पास खड़ा था। वैद्यराज जी, अर्जुन ने डॉक्टर वैद्यराज को देखकर सिर हिलाया। हम आपके बहुत आभारी हैं, डॉक्टर अर्जुन, वैद्यराज ने सम्मान में झुककर कहा। कमरे में मौजूद बाकी लोग सन रह गए। ये नौजवान अचानक कहाँ से आ गया? और डॉक्टर वैद्यराज, जिन्हें दिल्ली का सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता है, वह इसके आगे इस तरह झुक रहे हैं। यही वो दिव्य वैद्य हैं। इतने युवा। डॉक्टरों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। जैसे ही मिश्रा ने अर्जुन को देखा, वह थोड़ा हिचकिचाया, पर वैद्यराज पर उसका अटूट भरोसा था। वह तुरंत बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे पिता को बचा लीजिए। पहले आप सब थोड़ा पीछे हट जाइए, अर्जुन ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा। मिश्रा, जिसे आदेश देने की आदत थी, अर्जुन की बेबाकी देखकर थोड़ा हैरान हुआ पर चुपचाप पीछे हट गया। तभी हेलीकॉप्टर वाला अफसर भी अंदर पहुंचा और अर्जुन को वहां देख दंग रह गया। इसका मतलब था कि अस्पताल की अभेद्य सुरक्षा अर्जुन के लिए महज एक खेल थी। अर्जुन बिस्तर के पास खड़ा हुआ। उसने उस बुजुर्ग को देखा जो मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में हिलाते हुए बुजुर्ग के शरीर के चारों ओर घुमाया। अचानक मशीनों की बीप तेज हो गई। बुजुर्ग के महत्वपूर्ण संकेतों में सुधार होने लगा। 30 से नीचे जा रही धड़कन 60 पर आ गई और बुजुर्ग की पलकें धीरे से फड़कीं। हे भगवान, क्या ये कोई चमत्कार है? एक बूढ़े डॉक्टर ने अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए कहा। इन्होंने मिश्रा साहब की प्राण शक्ति को बदल दिया। चमत्कार, पौराणिक कथाएं सच हो गईं। वैद्यराज भी ये देखकर दंग रह गए। अर्जुन ने पीछे मुड़े बिना कहा, शांति रखिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिश्रा साहिब की उम्मीदें अब आसमान छू रही थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब, इन्होंने क्या किया? बेटा, जब किसी की चिकित्सा उस स्तर पर पहुंच जाती है तो वह इंसान की प्राण शक्ति को प्रभावित कर सकता है। इन्होंने बुजुर्ग के शरीर के चारों ओर से मृत्यु की ऊर्जा को अपनी आंतरिक शक्ति से हटा दिया है, बूढ़े डॉक्टर ने फुसफुसाकर समझाया। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, वैद्यराज जी, आप यहाँ रुकिए। बाकी सब कृपया बाहर जाइए। अर्जुन जानता था कि डॉक्टर जिसे चमत्कार कह रहे थे, वह असल में उसकी आंतरिक शक्ति का खेल था। मौत के करीब पहुंचे व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है, जिसे अर्जुन ने हटा दिया था। ये किसी भी शिखर योद्धा के लिए मुमकिन था, पर आम लोगों के लिए ये जादू से कम नहीं था। अध्याय 170 जीवनदायिनी सप्तऋषि सुई। वैद्यराज ने जैसे ही अर्जुन की आवाज़ सुनी, वे तेजी से उनके पास पहुंचे। डॉक्टर अर्जुन, मैं भी यहाँ रुककर आपकी मदद कर सकता हूँ।
मुझे चिकित्सा का लंबा अनुभव है और मैं बिल्कुल भी आपके काम में बाधा नहीं डालूंगा, उम्रदराज डॉक्टर खन्ना ने बेहद सम्मान के साथ विनती की। कृपया मुझे भी यहाँ रुककर सीखने की अनुमति दें, डॉक्टर साहब। देखते ही देखते दिल्ली के सभी दिग्गज डॉक्टर, जो खुद बड़े नामों के मालिक थे, अर्जुन के आगे हाथ जोड़ने लगे। डॉक्टर खन्ना की बातों से वे समझ गए थे कि आज उनका सामना एक ऐसे दिव्य वैद्य से हुआ है जिसकी विद्या के आगे वे सब अभी नौसिखिए हैं। सब चुप हो जाइए, अर्जुन ने माथे पर बल देते हुए कड़क आवाज में कहा। जिसे रुकना है रुके, पर एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। मेरा ध्यान मत भटकाओ। बिस्तर पर लेटे बुजुर्ग की सांसें आखिरी पायदान पर थीं। उनकी जिंदगी एक कच्चे धागे से लटकी थी। सच तो ये था कि अर्जुन को भी पूरी सफलता का यकीन नहीं था, और वे जानते थे कि अब एक सेकंड की भी देरी जानलेवा हो सकती है। अर्जुन ने अपनी कमर से सुइयों वाला थैला निकाला और उसे खोला। अंदर सुनहरी सुइयों की कतारें देख सबकी सांसें थम गईं। प्राचीन चिकित्सा में सुनहरी सुई का इस्तेमाल वही कर सकता है जिसने इस कला में महारत हासिल की हो। सोना बहुत नर्म धातु होती है, अगर हाथ में रूहानी ताकत न हो तो सुई शरीर में धंसने के बजाय मुड़ जाएगी। आज के समय में ज़्यादातर लोग स्टील की सुइयों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनमें किसी विशेष कौशल की ज़रूरत नहीं होती, पर वे मरीज के लिए अधिक कष्टदायक होती हैं। वैद्यराज जी, इस तकनीक को ध्यान से देखिए, अर्जुन ने सहज भाव से कहा। वैद्यराज ने अपनी आंखें फाड़ लीं, वे एक भी स्टेप मिस नहीं करना चाहते थे। तभी सबने देखा कि अर्जुन ने पहली सुई बुजुर्ग के सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर चुभाए। सुई धंसते ही उन बुजुर्ग ने अचानक अपनी आंखें खोल दी, जो अब तक हिल भी नहीं पा रहे थे। अर्जुन ने उनकी स्थिति की परवाह किए बिना अपने हाथों की रफ्तार बढ़ा दी। उनके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि देखने वालों को सिर्फ एक परछाई दिख रही थी। क्या ये सप्तऋषि जीवन रक्षा तकनीक है? पास खड़े डॉक्टर खन्ना के मुंह से विस्मय में निकल गया। ये वो विद्या है जो विधाता के लिखे को भी चुनौती दे सकती है। कहते हैं कि यह तकनीक इंसान को यमराज के हाथों से छीन लाती है, ठीक वैसे ही जैसे इतिहास में महान ऋषियों ने मृतप्राय लोगों में प्राण फूंके थे। डॉक्टर खन्ना ने इस विद्या के बारे में पुरानी पांडुलिपियों में पढ़ा था, पर उन्हें लगा था कि यह सिर्फ कल्पना है। आज उसे अपनी आंखों के सामने सच होते देख वे कांप रहे थे। अर्जुन ने तिरछी नज़र से डॉक्टर खन्ना को देखा। तुम्हें इसके बारे में पता है? ज्ञान तो ठीक है तुम्हारा, पर शोर मत मचाओ। अगले ही पल कमरे में मौजूद लोगों ने अपनी आंखों पर यकीन करना छोड़ दिया। अर्जुन ने जैसे ही आखिरी सुई लगाई, उनके हाथ हवा में कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुद्राओं में हिले। बुजुर्ग का शरीर जैसे किसी जादू से बिस्तर से थोड़ा ऊपर उठ गया। उनका शरीर उस भ्रूण की तरह मुड़ गया जैसे मां के गर्भ में एक बच्चा होता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। एक डॉक्टर धीरे से बुदबुदाया, कायाकल्प। इंसान के शरीर के अंग तभी सबसे शुद्ध अवस्था में होते हैं जब वह गर्भ में होता है। अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। अचानक उनके हाथों के एक जोरदार इशारे के साथ बुजुर्ग का शरीर वापस सीधा हुआ और वे बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गए। कमरे में सुनहरी सुइयों की चमक ऐसी थी जैसे बिजली कौंध रही हो। अर्जुन की उंगलियों ने बुजुर्ग के सिर के बहुई एक्यू पॉइंट पर एक सटीक चोट की। बुजुर्ग का शरीर एक बार थरथराया और फिर उनका सिर धीरे से एक तरफ झुक गया। वे फिर से गहरी चेतना में चले गए। दो लोग आगे आओ और इन्हें सहारा दो। इन्हें गिरने मत देना, अर्जुन ने मिश्रा को आदेश दिया। मिश्रा के इशारे पर दो वर्दीधारी जवानों ने बुजुर्ग को थाम लिया। इन सुइयों को अभी ऐसे ही रहने देना, मैं अभी आता हूँ, अर्जुन ने कहा और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गए। मिश्रा और वैद्यराज समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत उनके पीछे भागे। अर्जुन तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़े और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने दरवाज़ा पकड़ा और उनके मुंह से खून की एक जोरदार धार निकली जो सामने की दीवार पर जाकर गिरी। डॉक्टर अर्जुन, वैद्यराज ने भागकर उन्हें सहारा दिया। मिश्रा भी सन्न रह गए। मैं ठीक हूँ, अर्जुन ने अपना मुंह पोंछा और शांति से कहा। सप्तऋषि तकनीक और कायाकल्प का एक साथ इस्तेमाल मेरे वर्तमान शरीर के लिए थोड़ा भारी पड़ गया। ये बस आंतरिक ऊर्जा का उल्टा बहाव था, मैं थोड़ी देर में संभल जाऊंगा। मिश्रा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसके पिता को बचाया था। मिश्रा ने अर्जुन के आगे सिर झुकाया। डॉक्टर साहब, आपने मेरे परिवार पर जो एहसान किया है उसे मिश्रा परिवार 7 जन्मों तक नहीं भूलेगा। जाइए, अपने पिता का ख्याल रखिए। आधे घंटे बाद मुझे बुलाने आना, अर्जुन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। वैद्यराज के पास शब्द नहीं थे। वे जानते थे कि अर्जुन जैसा निस्वार्थ वैद्य आज के युग में मिलना असंभव है। अर्जुन ने आराम कुर्सी का सहारा लिया और अपनी आंखें मूंद लीं। राजधानी की इस भागती दौड़ती जिंदगी में वाराणसी का ये दिव्य वैद्य अब एक ऐसी शक्ति बन चुका था जिससे दिल्ली के बड़े बड़े दिग्गजों का भाग्य जुड़ने वाला था। अध्याय 171 सिख खानदान के गुप्त रक्षक। वाराणसी शहर की शाम। अंजलि ने नन्ही अमायरा का हाथ पकड़ा और स्कूल के गेट से बाहर निकली। अमायरा बेटा, आज स्कूल में मज़ा आया? अंजलि ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ मम्मा, पर पापा आज मुझे लेने क्यों नहीं आए?
छोटी अमायरा ने मासूमियत से आंखें झपकाते हुए पूछा। पापा को एक ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा है, वो जल्दी आ जाएंगे। अंजलि ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे, अमायरा ने चहकते हुए कहा, नमस्ते नंबर 3 अंकल। और नमस्ते पनीर अंकल। रक्षित का चेहरा ये सुनकर उतर गया। उसने बेबसी से कहा, अमायरा बेटा पनीर अंकल, क्या हम एक डील कर सकते हैं कि तुम मुझे इस नाम से नहीं बुलाओगी? अमायरा ने हैरानी से रक्षित को देखा और तर्क दिया, पर यति दीदी ने कहा था कि आपको ये नाम बहुत पसंद है। वो यति, रुक जाए बस, आज उसे बताता हूँ, रक्षित ने दांत पीसते हुए कहा। तभी अंजलि का फ़ोन बजा। नमस्ते भाभी, मैं रघुनाथ बोल रहा हूँ। अंजलि का चेहरा भाभी सुनकर शर्म से लाल हो गया। अरे खन्ना साहब, आप प्लीज़ मुझे ऐसा मत कहिए, आप बिल्कुल हकदार हैं। अर्जुन भाई का खन्ना परिवार पर जो एहसान है, उसके नाते आप हमारी बड़ी हैं। रघुनाथ के स्वर में अटूट श्रद्धा थी। भाभी, असल में मेरा मन अमायरा को थोड़ा बाहर घुमाने का हो रहा था। रघुनाथ किसी बच्चे की तरह हिचकिचाते हुए बोले। अंजलि मुस्कुरा दी, बिल्कुल, आपका हमेशा स्वागत है। अमायरा भी खन्ना दादाजी के साथ घूमने के नाम पर उछल पड़ी। अंजलि ने रक्षित को बताया कि रघुनाथ उसे लेने आ रहे हैं। रक्षित ने चैन की सांस ली, चलो, जान बची। बुल्लू रोज मेरी शादी और बच्चों के पीछे पड़े रहते थे, अब अमायरा मिल गई है तो मुझे छोड़ देंगे। वैसे रक्षित, तुम्हारी उम्र भी हो रही है, कोई पसंद है क्या? अंजलि ने मजाक में पूछा। अरे भाभी, मत पूछिए। पुराने ज़माने की तरह दादाजी ने किसी मार्शल आर्ट्स वाले परिवार की लड़की से मेरा रिश्ता तय कर रखा है, पर हमारी कोई पटरी नहीं बैठती। धड़ाक। अभी रक्षित की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तेज धमाका हुआ। एक भारी ट्रक ने उनकी गाड़ी को किनारे से जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी कई बार पलटी। अंजलि और अमायरा सुरक्षित थे, पर नंबर 3 की तरफ से टक्कर लगने के कारण वह बेहोश हो गया था और उसका सिर खून से लथपथ था। नंबर 3, नंबर 3, रक्षित चिल्लाया। तभी गाड़ी के बाहर एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने झटके से गाड़ी का दरवाज़ा उखाड़ फेंका और बर्फीली नज़रों से अंजलि और अमायरा की ओर हाथ बढ़ाया। रक्षित ने फुर्ती से मुड़कर एक जोरदार प्रहार किया। वह बुजुर्ग वार से बचने के लिए पीछे हटा। रक्षित गाड़ी से बाहर कूदा और अंजलि व अमायरा के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। नंबर 3 भी लड़खड़ाते हुए बाहर आया। उनके सामने 5 लोग खड़े थे। नेतृत्व एक और बुजुर्ग कर रहा था, उसके बगल में वही हमलावर था और पीछे 3 लोग थे जो शक्ल से बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। यकीन नहीं होता कि ज़माना इतना बदल गया है। इतनी कम उम्र में महायोद्धा। लगता है मैं वाकई बूढ़ा हो गया हूँ, मुख्य बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। रक्षित ने कुछ नहीं कहा, पर उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये 5 बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं। आपका इरादा क्या है? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, रक्षित ने कड़क कर कहा। अफसोस नौजवान, तुम्हारी मेहनत ज़ाया जाएगी। पीछे खड़ी औरत और बच्ची को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, उस बुजुर्ग ने शांति से कहा। मेरी लाश पर से गुजरना होगा। रक्षित उन पर लपका, पर पीछे खड़े उन तीनों जुड़वां भाइयों ने उसे घेर लिया। काय कहीं के घायल, नंबर 3 ने चिल्लाकर कहा। हम 3 हमेशा साथ लड़ते हैं, चाहे दुश्मन एक हो या अनेक। उन तीनों ने एक साथ रक्षित पर हमला किया। ताज्जुब की बात यह थी कि उनकी चालें और वार करने की लय बिल्कुल एक जैसी थी। उसी समय वाराणसी के एक होटल के स्वीट में मैनेजर खन्ना ने खौफ में आर्यन सिख से पूछा, साहब, क्या आपने वाकई खानदान के गुप्त रक्षकों को बुला लिया है? अर्जुन ने जो खेल मेरे साथ खेला है, क्या तुम्हें लगता है मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? आर्यन का चेहरा नफरत से विकृत हो गया था। पर साहब, खानदान के नियमों के अनुसार आप इन रक्षकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान सिर्फ एक बार कर सकते हैं। अगर आपने अभी इन्हें खर्च कर दिया तो अपने बड़े भाई से मुकाबला कैसे करेंगे? खन्ना ने चिंतातुर होकर पूछा। आर्यन ने खन्ना को देखा। मुझे नीचा दिखाया गया है। अब मुझे खानदान का मुखिया बनने की परवाह नहीं है, मैं बस अर्जुन को जिंदगी भर तड़पाना चाहता हूँ। वैसे भी बड़े भाई के सामने मेरी कोई बिसात नहीं है। साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। बहुत देर हो चुकी है खन्ना। अब तक उन्होंने अंजलि को पकड़ लिया होगा। मैंने सुना है अंजलि और अर्जुन अब तक एक कमरे में नहीं सोए हैं। हा। पहले मैं उसका मजा लूंगा, फिर अपने इन लड़ाकों को इनाम में दे दूंगा। और वो बच्ची, अर्जुन को लगा होगा कि मैं दुम दबाकर दिल्ली भाग जाऊंगा। वो खुद बाहर चला गया और अंजलि को इन नौसिखियों के भरोसे छोड़ गया। कितना मूर्ख है वो। मैनेजर खन्ना ने आर्यन को दहशत से देखा। आर्यन का दिमाग पूरी तरह फिर चुका था। वह जानता था कि अर्जुन को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, और आर्यन ने साक्षात काल को न्योता दे दिया था। अध्याय 172 अंजलि का अपहरण। रक्षित ने सामने खड़े तीनों जुड़वां भाइयों को देखा और मन ही मन दहल गया। ये तीनों अकेले शायद साधक स्तर के थे, पर जब एक साथ लड़ते थे तो उनकी शक्ति एक महायोद्धा के बराबर हो जाती थी। रक्षित की एक भी चूक उसे मौत के घाट उतार सकती थी। नौजवान, जब से हम रमन ब्रदर्स मैदान में उतरे हैं, कोई भी महायोद्धा हमारा सामना नहीं कर पाया। हार मान लो, सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने बेपरवाही से कहा।
रक्षित जोर से हंसा। उसकी हंसी में हिकारत थी। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि सिख खानदान के लोग कितने बड़े पाखंडी हैं। साले हो तुम सब डकैत और गुंडे, पर बातें ऐसे कर रहे हो जैसे कोई महात्मा हो। प्रतिभा का सम्मान और दया। अपनी ये थोबड़ा देखो, किसी नीच आदमी की तरह लग रहे हो और बातें नवाबों वाली कर रहे हो। उस बुजुर्ग ने गुस्सा करने के बजाय शांति से कहा, तुम वाकई चतुर हो। तुम न सिर्फ ये समझ गए कि हम सिख खानदान से हैं, बल्कि तुम गालियां देकर वक्त भी बर्बाद कर रहे हो ताकि मदद आ सके। पर अफसोस, आज तुम्हारी चतुराई काम नहीं आएगी। रक्षित का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि आज पाला किसी मंझे हुए खिलाड़ी से पड़ा है। अंजलि को बचाना नामुमकिन लग रहा था। उसने अपनी हथेलियां फैलाईं और उन्हें धीरे से अपने सीने की ओर खींचा। रक्षित, क्या तुम पागल हो गए हो? नंबर 3 चिल्लाया। वह जानता था कि रक्षित क्या करने जा रहा है। अर्जुन ने सख्त हिदायत दी थी कि विपरीत षटकोण का इस्तेमाल कभी मत करना जब तक कि मौत सामने न हो। ये तकनीक पल भर में ताकत को दोगुना कर देती है, पर बाद में योद्धा या तो अपाहिज हो जाता है या उसकी सारी विद्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नंबर 3, अंजलि भाभी को लेकर यहाँ से निकलो। रक्षित दहाड़ा और रमन ब्रदर्स पर टूट पड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ। रमन ब्रदर्स कई कदम पीछे हटे, उनके मुंह से खून के फव्वारे फूट पड़े। पर रक्षित की हालत और भी खराब थी। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसके सामने खून का तालाब बन गया। नंबर 3 अंजलि को लेकर नहीं भाग पाया। दूसरी तरफ अब भी 2 ऐसे बुजुर्ग खड़े थे जिन्होंने अब तक हाथ भी नहीं उठाया था और उनकी ताकत रमन ब्रदर्स से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही नंबर 3 रक्षित को उठाने बढ़ा, रक्षित बेहोश होकर गिर गया। जिद्दी लड़का, सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। जल्दी खत्म करो इन्हें, पुलिस आती ही होगी। रमन ब्रदर्स में से सबसे बड़े ने अपना हाथ उठाया ताकि रक्षित के प्राण पखेरु उड़ा सके। तभी एक गरजती हुई आवाज़ आई, खबरदार, अपनी गंदी नज़रें मेरे पोते से हटाओ। तड़ 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 3 कड़कड़ाते प्रहार हुए और रमन ब्रदर्स हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। उनकी हालत ऐसी थी कि अब वे दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। खड़े होने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, रघुनाथ था। उसकी आंखों से मानो शोले निकल रहे थे। सिख खानदान के लोग इतने गिर गए हैं। एक बच्चे पर वार करते हो। अगर मैं 2 मिनट देर से आता तो मेरा पोता आज मर चुका होता, और तुम मुझे निर्दयी कह रहे हो, रघुनाथ ने दहाड़ते हुए कहा। तभी उस दूसरे बुजुर्ग ने आगे कदम बढ़ाया। रघुनाथ खन्ना, 10 साल पहले तुम्हारा खानदान महज एक मामूली घराना था, आज तुम यहाँ तक पहुँच गए। तुम्हारे पिता का सपना शायद तुम में पूरा हो रहा है। तुम कौन हो? मेरे पिता का नाम कैसे जानते हो? रघुनाथ ने चौकन्ने होकर पूछा। उस बुजुर्ग ने ठंडी मुस्कान दी, पर किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। खन्ना परिवार कभी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। अगले ही पल उस बुजुर्ग की आकृति धुंधली हुई। रघुनाथ ने जैसे ही कुछ समझने की कोशिश की, उसके दाहिने तरफ से एक भीषण वार आया। वह बुजुर्ग इतनी तेज था कि रघुनाथ को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वह उछलकर दूर जा गिरा। क्या तुम परम शिखर पर पहुंच चुके हो? रघुनाथ ने फटी आंखों से पूछा। रघुनाथ ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और आखिरी वार किया, पर शिखर और आधे शिखर के बीच का अंतर मौत और जिंदगी के अंतर जैसा होता है। उस बुजुर्ग ने पलक झपकते ही अंजलि और अमायरा की गर्दन पर वार किया और वे दोनों बेहोश हो गईं। रघुनाथ खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, उसकी चेतना जा चुकी थी। नंबर 3 भी अधमरा पड़ा था। महज चंद सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। चलो, उस बुजुर्ग ने कहा। उन्होंने अंजलि और अमायरा को गाड़ी में डाला और हवा की रफ्तार से वहां से निकल गए। दिल्ली अस्पताल। डॉक्टर अर्जुन, मेरे पिता को होश आ गया है, पर मिश्रा ने सीढ़ियों पर आकर अर्जुन से विनम्रता से कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। चलिए देखते हैं। जैसे ही अर्जुन कमरे में पहुंचा, वहां मौजूद दिल्ली के हर बड़े डॉक्टर ने झुककर उसे सम्मान दिया। अर्जुन ने बुजुर्ग मिश्रा के शरीर से एक एक कर सुनहरी सुइयां निकालीं। बुजुर्ग ने आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में कहा, शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं बाबा, मैं एक नुस्खा लिख रहा हूं, 15 दिनों में आप टहलने लगेंगे, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मिश्रा ने दोनों हाथों से वो नुस्खा लिया जैसे कोई बहुमूल्य खजाना हो। अर्जुन अपनी जगह से उठा और शांत स्वर में बोला, अब मुझे वाराणसी निकलना होगा, कुछ अधूरा काम बाकी है। अर्जुन अस्पताल की छत की ओर बढ़ा, पर उसे नहीं पता था कि वाराणसी में उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। अध्याय 173 प्रथम श्रेणी का अधिकार। जब अर्जुन अस्पताल की छत पर पहुंचा तो वह एक ही छलांग में हेलीकॉप्टर के अंदर था। उसके साथ मौजूद सैन्य अधिकारी ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, श्रीमान, आपकी चिकित्सा पद्धति का दुनिया में कोई सानी नहीं है। अर्जुन ने बस एक फीकी मुस्कान दी। उसे दिल्ली आए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। अंजलि के ऑफिस से छुट्टी का वक्त निकल चुका था। उसने सोचा कि नन्ही अमायरा पक्का नाराज होगी क्योंकि वह उसे स्कूल लेने नहीं जा पाया। ये सोचकर अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उधर अस्पताल के कमरे में अभी भी वही जादुई माहौल था जो अर्जुन ने बनाया था। सभी डॉक्टर मशीनों की रीडिंग को हैरानी से देख रहे थे। जिस बुजुर्ग को मृत घोषित किया जाने वाला था, उसे अर्जुन ने चमत्कारिक रूप से बचा लिया था।
बेटा मिश्रा, मुझे लगा था कि मेरा अंत आ गया है, पर मुझे नया जीवन मिल गया। वो महान व्यक्ति कौन थे? बुजुर्ग ने पूछा। पिताजी, वे डॉक्टर वैद्यराज के बताए हुए दिव्य वैद्य हैं। मैं जल्द ही उनके लिए कीमती उपहारों का इंतजाम करूंगा, मिश्रा ने कहा। तुम अभी भी ना समझ हो, बुजुर्ग ने डांटते हुए कहा। उपहारों से इस एहसान का बदला नहीं चुकाया जा सकता। तुम्हें खुद उनके पास जाना होगा। ऐसे दिव्य वैद्य के साथ दोस्ती का मतलब है अपनी जिंदगी के लिए एक अभय कवच पा लेना। दुनिया के बड़े घराने ऐसे डॉक्टरों को अपने पास क्यों रखते हैं? ताकि उनके पूर्वज कुछ और साल जी सकें। ये हजारों साल में एक बार मिलने वाला मौका है, इसे हाथ से मत जाने देना। जी पिताजी, मैं समझ गया। मैं जल्द ही वाराणसी जाऊंगा, मिश्रा ने सिर झुकाकर कहा। अभी अर्जुन हेलीकॉप्टर में ही था कि उसका फोन बजा। ये नंबर 3 का फोन था। भाई साहब, भाभी को आर्यन से उठा ले गया है और खन्ना साहब और रक्षित बहुत बुरी तरह घायल हैं, खांसते हुए नंबर 3 की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। ये सुनते ही अर्जुन की मुट्ठी भिंच गई और उसके हाथ के दबाव से हेलीकॉप्टर की स्टेनलेस स्टील की मजबूत हत्थी मरोड़कर टूट गई। अर्जुन के दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, अंजलि और अमायरा को आर्यन से उठा ले गया है। उससे चूक हो गई। उसे लगा था कि आर्यन से डर कर भाग जाएगा, पर उसने नहीं सोचा था कि वह इतना गिर जाएगा। तुम लोग अभी कहाँ हो? अर्जुन की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि हेलीकॉप्टर के अंदर का तापमान गिर गया। उसके लिए आर्यन से कब एक मुर्दा इंसान था। कंपनी के गेट पर, भाई आप जल्दी आ जाइए। इतना कहकर फोन कट गया। मुझे तुरंत कंपनी के गेट पर ले चलो, जल्दी, अर्जुन ने सैन्य अधिकारी को आदेश दिया। अधिकारी ने जब टूटी हुई स्टील की हत्थी देखी तो वह दहल गया। उसने तुरंत पायलट को पूरी रफ्तार से उड़ने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर क्वीन ऑफ ब्यूटी कंपनी के गेट पर था। हेलीकॉप्टर के पूरी तरह नीचे उतरने से पहले ही अर्जुन ने छलांग लगा दी। हवा में ही एक बिजली के तार को हल्के से छूकर उसने अपना संतुलन बनाया और जमीन पर उतरा। वहां छाया रो रही थी और नंबर 3 को एक पेड़ के सहारे बैठा रही थी। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, वह चीख पड़ी, भाई आप जल्दी इन्हें बचाइए, ये सब क्या हो गया? अर्जुन ने बिना कुछ कहे सबसे पहले नंबर 3 को एक खास दवा दी। नंबर 3 के फेफड़ों में गहरी चोट थी। फिर वह रघुनाथ की ओर बढ़ा। अर्जुन का खून खौल उठा। हमलावरों ने रघुनाथ को जान से मारने की नीयत से वार किया था। गनीमत थी कि रघुनाथ ने अर्जुन की दी हुई जीवन रक्षक वटी पहले से ले रखी थी, वरना आज उनका बचना नामुमकिन था। आखिर में वह रक्षित के पास पहुंचा। उसकी नब्ज टटोलते ही अर्जुन बुदबुदाया। रक्षित ने अपनी शक्तियों का उल्टा इस्तेमाल किया है, उसे आखिरी हद तक मजबूर किया गया था। हेलीकॉप्टर से नीचे का नज़ारा देख रहे अधिकारी लियू ने तुरंत एक सैटेलाइट फ़ोन निकाला और सीधे दिल्ली में मिश्रा को फ़ोन लगाया। सर, डॉक्टर अर्जुन के परिवार पर हमला हुआ है। 3 लोग मरणासन हैं। युद्ध के निशान बता रहे हैं कि यह किसी बहुत बड़े योद्धा का काम है, लियू ने रिपोर्ट दी। मिश्रा सन रह गया। क्या, डॉक्टर साहब के परिवार पर? लियू, मैं तुम्हें प्रथम श्रेणी का अधिकार देता हूं। तुम अपनी पूरी बटालियन के साथ वहीं रुको और अर्जुन भाई की हर संभव मदद करो। मैं खुद वाराणसी के लिए निकल रहा हूं। लियू हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा और अर्जुन के पास पहुंचा। श्रीमान, हम क्या मदद कर सकते हैं? अर्जुन ने लियू की ओर देखा। उसकी आंखें अब अंगारों जैसी दहक रही थीं। तुम्हें मेरे लिए 2 काम करने होंगे। पहला, अपनी पूरी ताकत लगा दो और मेरी पत्नी और बच्ची का पता लगाओ। तुम्हारे लिए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। दूसरा, मिलिट्री अस्पताल से संपर्क करो और इन तीनों को तुरंत इलाज के लिए वहां शिफ्ट करो। बाकी जो 3 हमलावर यहां पड़े हैं, उनके साथ जो चाहो वो करो। अर्जुन का लहजा इतना खौफनाक था कि लियू जैसा मंझा हुआ सैनिक भी कांप गया। उसने आज तक किसी इंसान के अंदर इतनी शांत पर भयानक ऊर्जा नहीं देखी थी। अंजलि और अमायरा का अपहरण हो चुका था और अर्जुन इस वक्त साक्षात महाकाल का रूप ले चुका था। वाराणसी में अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। अध्याय 174 गहरे काले बादल। मिश्रा ने फ़ोन रखा और वापस अस्पताल के अंदर चला गया। जब वह वार्ड में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता दलिया खा रहे हैं। बुजुर्ग ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, पर अब उनकी भूख लौट आई थी। डॉक्टर वैद्यराज भी पास बैठकर उनसे बातें कर रहे थे। मिश्रा को इतनी जल्दी वापस आते देख दोनों हैरान रह गए। बेटा, कोई और बात है क्या? बुजुर्ग मिश्रा ने पूछा। मिश्रा अपने पिता के पास गया और धीमी आवाज में बोला, पिताजी, डॉक्टर अर्जुन के परिवार का अपहरण हो गया है। क्या? ये कब हुआ? वैद्यराज झटके से खड़े हो गए। अर्जुन भाई को विमान में ही यह खबर मिली थी। लियू की रिपोर्ट के अनुसार हमलावर बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, मिश्रा ने गंभीरता से बताया। बुजुर्ग मिश्रा ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, बेटा, तुरंत वाराणसी के लिए निकलो। किसी के सुख में शामिल होने से कहीं ज्यादा बड़ा धर्म है मुसीबत में उसका साथ देना। यह विधाता ने तुम्हें अर्जुन भाई के साथ गहरा रिश्ता बनाने का मौका दिया है, इसे हाथ से मत जाने देना। जी, मैं अभी निकलता हूँ, मिश्रा ने जवाब दिया।
जैसे ही वह मुड़ा, बुजुर्ग ने फिर टोका, अपने साथ कुछ भरोसेमंद दोस्तों को ले जाओ, पर कोशिश करना कि जब तक बहुत ज़रूरी न हो, सेना को इसमें न घसीटा जाए। वाराणसी के मिलिट्री अस्पताल में अर्जुन खामोशी से आईसीयू के बाहर खड़ा था। चेहरा शांत था, पर अधिकारी लियू देख सकता था कि अर्जुन की आंखों में विनाश की ज्वाला दहक रही है। अर्जुन ने रक्षित, नंबर 3 और खन्ना साहब का प्राथमिक उपचार कर दिया था, पर उन्हें पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगेगा। अर्जुन के पास अभी वक्त नहीं था। तभी लियू का सैटेलाइट फोन बजा। श्रीमान, पता चल गया है। आपकी पत्नी और बच्ची शहर के मूनलाइट होटल में हैं। अभी वे सुरक्षित हैं, पर खबर है कि उन्हें जल्द ही दिल्ली ले जाया जाएगा। शुक्रिया, अर्जुन ने लियू से कहा और गलियारे की खिड़की की तरफ चल दिया। उसने खिड़की खोली और लियू से मुड़कर बोला, अगर मिश्रा परिवार मेरी मदद करना चाहता है तो वे उन मामलों को संभाल लें जो कानून की नज़र में नहीं आने चाहिए। इतना कहकर अर्जुन ने 11वीं मंजिल की खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। लियू भागकर खिड़की तक पहुंचा और सन रह गया। अर्जुन एयर कंडीशनर की यूनिट्स का सहारा लेकर बिजली की रफ्तार से नीचे उतर गया और मूनलाइट होटल की तरफ दौड़ पड़ा। लियू ने देखा कि अर्जुन की रफ्तार किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। सड़क पर चलते लोगों को सिर्फ एक हवा का झोंका महसूस हो रहा था। लियू बुदबुदाया, इन्होंने हेलीकॉप्टर का इंतजार क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी रफ्तार हेलीकॉप्टर से भी तेज है। हेलीकॉप्टर को शुरू होने और शहर के बीच उड़ने में जितना वक्त लगता, उतनी देर में अर्जुन आधा रास्ता तय कर चुका था। परम शिखर तक पहुंचने के बाद अर्जुन पहली बार अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। लियू ने तुरंत मिश्रा को फ़ोन लगाया। सर, लोकेशन मिल गई है। अर्जुन भाई वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि मिश्रा परिवार बस पर्दे के पीछे के गंदे काम संभाल ले। तुमने उन्हें हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं भेजा? मिश्रा ने नाराज होकर पूछा। सर, वो हेलीकॉप्टर से भी तेज दौड़ रहे हैं। मिश्रा सन रह गया। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन कोई साधारण डॉक्टर या योद्धा नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। मिश्रा ने मन ही मन सोचा, वाराणसी में अब सत्ता बदलने वाली है। उसने लियू से पूछा, पता चला कि इसके पीछे कौन है? दिल्ली का सिख खानदान। सिख खानदान के किस बेवकूफ़ ने ये किया है? मिश्रा के मुंह से गाली निकल गई। देश में 8 बड़े परिवार सत्ता के केंद्र हैं, ली, वर्मा, मिश्रा, सिंह, सिख, यादव, शर्मा और ठाकुर। दिल्ली और राजधानी सत्ता के 2 ध्रुव हैं। दिल्ली में मिश्रा और सिख खानदान के बीच सालों से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। मिश्रा समझ गया कि यह सिख खानदान के उत्तराधिकार की लड़ाई का हिस्सा है। उसने लियू को आदेश दिया, चाहे अर्जुन भाई को हमारी ज़रूरत हो या न हो, तुम तुरंत वहां पहुंचो और उनके आदेशों का पालन करो। वाराणसी के अन्य बड़े घरानों तक भी यह खबर पहुंच गई। ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आर्यन सिख ने साक्षात अंगारे पर पैर रख दिया है। उसे कोई नहीं बचा पाएगा। खन्ना साहब ने चिंता में कहा, आर्यन अपनी मौत खुद बुला रहा है। पंकज, तुरंत ठाकुर परिवार से बात करो और देखो हम अर्जुन भाई का साथ कैसे दे सकते हैं। वहीं स्वार्थी नितिन ने अपने परिवार के लिए फरमान जारी किया, आज से हमारा परिवार लॉकडाउन में है। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अर्जुन ने साक्षात्कार से दुश्मनी मोल ली है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। वाराणसी की शांत दिख रही सतह के नीचे अब एक भयानक बवंडर उठ चुका था। अध्याय 175 भीषण संकल्प। बेहोश अंजलि और अमायरा को देखते हुए आर्यन सिख के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। कितना सीधा सा मामला था। बस रूप निखार का फॉर्मूला मुझे दे देते तो मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करने की जहमत न उठाता, पर तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी, आर्यन ने बनावटी अफसोस के साथ कहा। छोटे साहब, क्या आपको यकीन है कि इन दोनों को साथ ले जाने से उत्तराधिकार के चुनाव में कोई मदद मिलेगी? सफ़ेद बालों वाले रक्षक ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। आर्यन ने उसे ठंडी नज़रों से देखा, मैं जानता हूं कि तुम रक्षक केवल खानदान के मुखिया का हुक्म मानते हो, पर अभी मुखिया ने तुम्हें मेरे इस्तेमाल के लिए भेजा है। आर्यन ने इस्तेमाल शब्द पर बहुत जोर दिया। रक्षक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कायदे से वे सिख खानदान के किसी भी सदस्य को भाव नहीं देते थे, पर आर्यन की मां तनुजा का खानदान में बहुत प्रभाव था। वह भले ही कभी एक नौकरानी थी, पर खानदान के मुखिया की चहेती होने के नाते आर्यन को बहुत लाड़ प्यार मिला था। अगर पुराने मुखिया जिंदा न होते तो शायद आर्यन ही अगला वारिस होता। इसी वजह से वह बहुत बिगड़ल और अहंकारी था। छोटे साहब, हमें जल्द से जल्द दिल्ली निकलना चाहिए। हम यहाँ ज़्यादा लोग लेकर नहीं आए हैं और रमन ब्रदर्स की भी हार हो चुकी है, रक्षक ने सलाह दी। आर्यन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अंजलि को देखते हुए बोला, क्या तुम सोच सकते हो, इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं और अर्जुन ने अब तक इसे छुआ तक नहीं है। आज ये नेक काम मैं करूँगा। मैं देखना चाहता हूं कि जब अर्जुन को ये पता चलेगा तो उसका चेहरा कैसा दिखेगा। रक्षक ने फिर टोकना चाहा, पर आर्यन ने उसे चुप करा दिया। मेरे लिए एक लग्जरी मोटरहोम तैयार करो, मुझे रास्ते में कुछ मनोरंजन चाहिए। मैनेजर खन्ना समझ गया कि आर्यन केवल अंजलि की खूबसूरती का दीवाना नहीं है, बल्कि वह अर्जुन से बदला लेना चाहता है। कुछ ही मिनटों में अंजलि और अमायरा को मोटरहोम में डाल दिया गया।
आगे और पीछे 2 गाड़ियां सुरक्षा के लिए तैनात थीं। इसके होश वापस लाओ, अगर यह बेजान पत्थर की तरह रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा, आर्यन ने रक्षक से कहा। रक्षक ने बेमन से अंजलि की गर्दन पर दबाव डालकर उसे होश में लाया। अंजलि ने जैसे ही आंखें खोलीं, उसने सबसे पहले अमायरा को ढूंढा। अमायरा पास ही पड़ी थी। फिर उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी, जिसकी आंखों में हवस साफ झलक रही थी। अंजलि का कलेजा मुंह को आ गया। आर्यन सिख, तुम क्या चाहते हो? अंजलि ने नफरत से पूछा। वाह, ये तेवर अच्छे हैं। अगर तुम दब्बू होती तो मज़ा नहीं आता, आर्यन हंसा। अंजलि, सोचो अगर अर्जुन को पता चले कि इस चलती हुई गाड़ी में हम दोनों ने क्या क्या किया, तो क्या वो पागल नहीं हो जाएगा? तुम नीच आदमी, मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी, अंजलि ने सिसकते हुए कहा। वह पीछे हटने लगी, पर मोटर होम छोटा था। जल्दी ही उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा लगी। मुझे ज़बरदस्ती करना पसंद नहीं है अंजलि, पर अगर आज तुमने मुझे खुश नहीं किया तो मैं इस छोटी बच्ची की सलामती की गारंटी नहीं दे सकता, आर्यन ने कुटिल मुस्कान के साथ अमायरा की तरफ इशारा किया। अमायरा को बेहोश देख अंजलि के दिल पर जैसे हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। मैं अमायरा को कुछ नहीं होने दे सकती। अर्जुन, तुम कहाँ हो? अंजलि की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। उसने मन ही मन एक भयानक फैसला कर लिया। अमायरा की जान बचाने के लिए वह इस जिल्लत को सहेगी और जैसे ही अमायरा सुरक्षित होगी, वह अपनी जान दे देगी। उसकी आंखों में बस एक ही मलाल था, वह अर्जुन के साथ कभी सुहागन की तरह नहीं रह पाए, कभी दुल्हन का जोड़ा नहीं पहन पाए और अपनी बच्ची को बड़ा होते नहीं देख पाएगी। अंजलि का चेहरा अचानक शांत हो गया, जैसे उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया हो। आर्यन हंसा। कहते हैं माँ की ममता महान होती है। ये बच्ची खुशनसीब है कि उसे तुम जैसी माँ मिली। आर्यन ने अपनी बेल्ट ढीली की और बोला, अगर मैं खुश हुआ तो बच्ची को छोड़ दूंगा, और खुदकुशी का सोचना भी मत। सिख खानदान में तुम कब मरोगी, यह मैं तय करूंगा। जब तक अर्जुन घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख नहीं मांगता, तब तक खेल जारी रहेगा। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेज से एक पेन उठाया और उसे अपनी गर्दन पर टिका लिया। मुझसे वादा करो कि मेरे बाद तुम अमायरा को छोड़ दोगे, वरना मैं अभी अपनी गर्दन रेत लूंगी और तुम्हें सिर्फ एक लाश मिलेगी। आर्यन उसकी हिम्मत देखकर थोड़ा ठिठका, फिर बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। अंजलि ने पेन नीचे रख दिया और पत्थर की मूरत बनकर खड़ी हो गई। आर्यन उसके करीब आया और उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोला, थोड़ा मुस्कुराओ, मुझे मुर्दे के साथ मज़ा नहीं आता। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने अमायरा के लिए अपने होंठों पर एक ऐसी मुस्कान लाने की कोशिश की जिसमें अपमान, बेबसी और बलिदान का जहर था। जैसे ही आर्यन ने अंजलि के कपड़ों पर हाथ डाला, अचानक धड़ाक, एक भयानक धमाका हुआ और पूरा मोटरहोम किसी भूकंप की तरह हिलने लगा।